सालों पहले जब गॉड इस धरती पर राज करते करते थक गए थे तो उन्होंने अपनी जगह एक मैजिकल ऑर्ब को जिम्मेदारी सौंप दी और उसे धरती पर भेज दिया। इस ऑर्ब की एक खासियत थी कि ये किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकता था और धरती पर आते ही ये सबसे पहले एक पत्थर का रूप ले लेता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे समय बीतता है और कई साल बीत जाते हैं, लेकिन वो ऑर्ब अब भी उसी जगह पर पत्थर बना रहा। एक दिन जब पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी तो एक जख्मी वुल्फ चलते चलते उसी पत्थर के पास आ गिरा और बस वहीं पड़े पड़े जख्मी हालत में उसने अपना दम तोड़ दिया। वो ऑर्ब जो अब तक एक पत्थर के रूप में था, इस वुल्फ के टच में आते ही उसका ही रूप ले लेता है और ठीक उसी रास्ते पर जाना शुरू कर देता है जहाँ अब तक वो वुल्फ जा रहा था। शुरू में उसे चलने में दिक्कत तो हो रही थी पर जल्दी वो सीख गया, यहाँ तक कि उसकी चोट भी खुद ब खुद हील हो जाती है। जिसके बाद अब कई किलोमीटर तक चलते हुए वो ऑर्ब एक छोटी सी बस्ती टाइप जगह पे आप पहुंचता है जहाँ एक लड़का उसे देखते ही गले लगा लेता है और पूछता है कि जवान आखिर तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यानी असल में ये वुल्फ इस लड़के का पेट था जो अब मर चुका है। वो लड़का ऑर्ब से काफी सारी बातें करते हुए उसे घर में लाकर काफी अच्छा खाना पीना खिलाता है और जब सुबह होने पर वो कुछ मछलियां पकड़ने बाहर निकला तो खुद से बातें करते हुए बताने लगता है कि कैसे वो इस जगह पर अकेले रहता आ रहा है, क्योंकि करीब 5 साल पहले उसका पूरा परिवार साउथ ईस्ट में रहने के लिए एक हरियाली से भरी जगह की तलाश में निकल गया था, पर वो साथ नहीं जा पाया। उसे रुककर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने को कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो सभी लोग भी इस दुनिया से चले गए और वो लड़का तब से ही अकेला यहाँ पर रहता आ रहा है और उसने अब तक हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि जब उन लोगों को एक अच्छी सी जगह मिल जाएगी तो वो उसे लेने वापस जरूर आएंगे और खुद को अकेला महसूस न करने के लिए उसने अपने परिवार वालों की तस्वीर बना रखी थी ताकि उन्हें भूले न। वो ऑर्ब को खाना पीना खिलाकर अपने हर फैमिली मेंबर के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो एक साथ काफी खुश रहते थे और अंदर ही अंदर वो लड़का अब खुद भी इस अकेलेपन से परेशान हो चुका था। तो अब फैसला करता है कि मैं खुद उन्हें ढूंढने निकलूंगा, वो अगर नहीं आया तो क्या मैं खुद जाऊंगा। ऑर्ब को वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़का आखिर क्या क्या रहा है, पर वो फिर भी उसकी हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनता। इसके बाद अगले दिन वो लड़का अपना सारा सामान बांध कर ऑर्ब को अपने साथ लेकर साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाता है, उसी जगह की तलाश में जिसके बारे में उसने अब तक बस किस्से कहानियों में ही सुना था। चलते हुए रास्ते में उसे एक पत्थर के ऊपर निशान बना दिखता है, जो देखो समझ जाता है कि शायद मेरे परिवार वालों ने ही बनाया होगा ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं, और ये देख काफी खुश होता है। अब ऐसे ही इस बर्फ में सफर करते करते उसे कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ वो किसी तरह उन बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए अपनी रात गुजारता। वो लड़का उस हरी भरी जगह को देखने के लिए इतना एक्साइटेड था कि चलते चलते ऑर्ब को ही उस जगह के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें पता है वहाँ तो सब्जियों जैसा भी कुछ होता है और शायद कुछ मीठी चीजें भी होती हैं जिन्हें वहाँ के लोग फल कहते हैं। पता नहीं मैं ये सब कब देख पाऊंगा। वो अपनी एक्साइटमेंट में इतना खो चुका था कि गलती से उसका पैर एक टूटे बर्फ के टुकड़े पर पड़ जाता है, जिससे अचानक वो पानी में गिर गया। पर किसी तरह खुद को बाहर निकालकर ऑर्ब को ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में उसके पैरों पर एक गहरी चोट आई थी। पर इसके बावजूद ज्यादा ध्यान न देते हुए वो चोट पर एक छोटा सा कपड़ा बांधकर आगे बढ़ने लग जाता है। तेज बर्फीले तूफानों में भी वो लड़का बिना रुके चलता रहता और काफी लंबा चलने के बाद उसे एक और एरो का निशान दिखाई पड़ता है जिसपे क्रॉस का मार्क बना हुआ था और बगल में ही कुछ लकड़ी से बनी कार्ड्स डिस्ट्रॉय होकर पड़ी थी। यानी उसके परिवार वाले कभी इसके आगे जा ही नहीं पाए। उसके परिवार में से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जो देखो लड़का बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिस जगह पर जाने के वो बचपन से सपने देखता आ रहा था वहाँ जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं। साथ ही उसकी चोट भी और गहरी होती जा रही थी। जो देखो लड़का हार मान के वापस जाने का फैसला करता है और दोबारा उतना ही लंबा रास्ता तय करते हुए ऑर्ब के साथ वापस निकल जाता है, जहाँ वो तो अब मुश्किल से ही चल पा रहा था। और इन कई दिनों के सफर के बाद वापस घर आने तक चोट की वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो समझ गया था कि वो अब ज्यादा जी नहीं पाएगा, पर फिर भी अपने वुल्फ यानी कि ऑर्ब का ख्याल रखते हुए किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन एक रात सोते हुए वो अचानक ही बेड से गिर जाता है और उसे उठाने के लिए जाता है और तब उस लड़के को बात समझ में आ चुकी थी कि अब वो बच नहीं पाएगा। चोट इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि उसके शरीर में अब थोड़ी भी ताकत नहीं बची, पर फिर भी किसी तरह कोशिश करते हुए वो अपनी चेयर पर जाकर बैठता है जहाँ उसने अपने सारे परिवार वालों की तस्वीरें बनाई थी और अपने वुल्फ जॉन का नाम पुकारते हुए उसे कहता है कि प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे भूलना मत और यही मेरी आखिरी विश है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए वो लड़का सब कुछ इमेजिन करने लगता है कि फाइनली वो अपने परिवार से मिल ही गया और फिर उनके साथ वहीं रहने लगा। उसकी सांसें अब पूरी तरह से चलना बंद हो चुकी थी, पर औरब बस ये सब होते हुए देख रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि लड़का अब मर चुका है। लेकिन फिर यहाँ एक अजीब सी चीज होती है, औरब का शरीर उस लड़के का रूप ले लेता है और दरवाजा खोलकर आखिरी बार उस लड़के की तरफ देखता है जैसे कि उसका हर चीज के लिए शुक्रिया कह रहा हो और पहली बार एक इंसान के रूप में बाहर कदम रखते हुए चलना शुरू कर देता है उस सफर को पूरा करने के लिए जो वो लड़का चाहता था। वो बिना रुके कई दिनों तक उन बर्फीले तूफानों के बीच चलता रहा जब तक कि वो उस जगह से बाहर नहीं निकल गया। भूख और प्यास की वजह से वो तो कई बार रास्ते में मर भी जाता है, पर उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो बार बार खुद को जिंदा कर लेता और वापस से चलना शुरू कर देता। लेकिन इस बीच जितना ज्यादा वो मर रहा था उतना ही लंबा टाइम उसे खुद को हील करने में लग रहा था और वो लगातार बिना रुके बस चलता ही रहता जब तक कि वो एक घने जंगल के पास नहीं पहुंचा। पर वहां पहुंचते ही एक जायंट बियर उस पर अचानक से हमला करके उसका आधा शरीर खा लेता है और उसे चीर फाड़ के दूर नदी में फेंक देता है।
दूसरी तरफ उन्हीं जंगलों के बीच मार्च नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो नीना नाम के विलेज में अपने परिवार के साथ रह रही होती है। उसे डॉल्स के साथ खेलने का इतना शौक था कि पेरोना नाम की एक लड़की जो उसके लिए एक बड़ी बहन जैसी थी रोज उसे कुछ न कुछ नई नई डॉल्स ला के देती रहती। अब वैसे तो मार्च बस 4 साल की ही थी, लेकिन उसे एक माँ का रोल प्ले करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। हमेशा वो अपने सारे डॉल्स को एक बच्चे की तरह रखा करती। उसे बस चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी बड़ी होकर एक माँ बन जाए। लेकिन एक दिन उनके पास यानो में क्लैन से हयासे नाम की एक मैसेंजर आती है जो एक खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने आई थी। असल में बात यह है कि हर साल यानो में क्लैन वाले एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं उस गॉड के लिए जिनकी वजह से वो सभी आज तक जिंदा हैं। और इस बार नीना विलेज की एक बच्ची को चुना जाएगा जिसके वो लोग बलि चढ़ाएंगे ओनिगुमा को, यानी अपने गॉड को। तो अब मार्च के साथ साथ एक और बच्ची को प्योरा नाम की एक बुरी औरत के सामने लाया जाता है जो उनमें से किसी एक को चुनेगी इस बलि के लिए। और दोनों की फिजिकल कंडीशन देखते हुए मार्च को चुन लिया जाता है। उस छोटी सी बच्ची को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। विलेज के सभी लोग मार्च के पेरेंट्स को बधाई देने लग जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी रिचुअल के लिए चुनी गई थी। और आसपास का ऐसा माहौल देख के उस छोटी सी बच्ची को लग रहा था कि शायद उसके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। पर जब वो घर आकर अपने मॉम डैड से इस बारे में पूछती है तो उसे पता लगता है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए इस गाँव से जाने वाली है। वो लोग उसे बताते तो है कि मार्च अब मरने वाली है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को मरने का सही मतलब ही नहीं पता था। उसे बस इतना समझ में आया था कि उसे ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ से वो कभी लौट नहीं सकती। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में हयासे आकर मार्च को उसके मॉम डैड से दूर रहने को कहती है क्योंकि अभी से रिचुअल के खत्म होने तक वही मार्च का ख्याल रखने वाली है। मार्च पूछती है कि आखिर क्यों, मुझे तो अभी बड़ी होकर एक मदर भी बनना है, मैं भला यहाँ से क्यों जाऊँ। वो सब उसे अच्छे से तैयार करके एक जगह पर बिठा देते हैं जहाँ गाँव के सभी लोग उसे बधाइयाँ देने के लिए आने लगते हैं क्योंकि वो सब खुश थे कि उनकी बच्ची बच गई। और इस दिन के बाद से अगले कुछ दिनों तक हयासे लगातार मार्च के साथ ही रहने लगी। और अब आखिरकार कई दिनों के बाद उसे ले जाने का टाइम आया तो उसके मॉम डैड काफी ज्यादा रोने लगते हैं। मार्च उन्हें कहते हैं कि आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, क्या पता मैं गॉड को पसंद ही ना आऊं और वो मुझे वापस भेज दें। जो देख गांव के बाकी लोग अपने आंसू रोक नहीं पाते। हयासे और बाकी गार्ड्स मार्च को लेकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन पे कहीं से हमला होना शुरू हो जाता है जो कोई और नहीं बल्कि पेरोना कर रही थी। मार्च को समझ तो नहीं आ रहा होता पर मौका दिखते ही जल्दी से भाग जाती है, लेकिन दौड़ते हुए ढलान पर पैर फिसलने की वजह से वो सीधा लुढ़कते हुए जाकर तालाब में गिरती है जहाँ वो अपने पास ही में एक इंसान को देखती है जिसका आधा शरीर खत्म हो चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि उस लड़के के रूप में और भी था। वो खुद को धीरे धीरे वापस हील करने लग जाता है जो देख मार्च के पीछे आए गार्ड्स को लगा कि शायद ये कोई मॉन्स्टर है और उसे डर के भाग जाते हैं। पर मार्च को बिल्कुल डर ही नहीं लगता और जैसे ही अब वहाँ से जाने लगता है तो मार्च उल्टा उसके पीछे पीछे चलने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, वो कैसे किया तुमने, क्या तुम कोई इमॉर्टल हो। मार्च उससे एक साथ कई सारे सवाल पूछने लग जाती है पर और को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि असल में तो उसे बोलना आता ही नहीं था। दूसरी तरफ हयासे ने किसी तरह पेरोना को पकड़ लिया होता है कि तभी गार्ड्स आके बताते हैं कि उन्होंने कैसे जंगल में एक मॉन्स्टर को देखा। इधर बेचारी मार्च को बहुत गुस्सा आने लगता है कि आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा और डांटने लग जाती है, लेकिन तभी और भी रुक के पेड़ में लगे फलों की तरफ देखने लग जाता है। मार्च समझ गई थी कि शायद ये भूखा है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे तोड़ देती हूँ। वो पेड़ पर चढ़ के कुछ फलों को तोड़ कर देती तो है पर वो एकदम से उस पर कुत्ते की तरह झपट कर नीचे गिराकर खाने लग जाता है। वो उसी तरह से हरकत कर रहा था जैसे वो अपनी भेड़िया वाली फॉर्म में क्या करता था। मार्च उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और उसकी ऐसी हालत देख के साफ पता चल रहा था कि वो काफी भूखा है। तो बेचारी अब क्या करती, वो तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और रोते हुए ही उसकी तरफ सारे फलों को फेंकने लग जाती है जिसे वो अभी झपट झपट खा रहा था। मार्च कहती है कि देखो यार मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, कम से कम थैंक्स तो कहो। पर बेचारा कुछ बोल तो सकता नहीं था तो मार्च अब खुद उसका मुंह पकड़ के बुलवाती है कि देखो ऐसे बोलते हैं थैंक यू। पेट भर खा लेने के बाद वो दोनों एक सेफ जगह ढूंढकर रात बिताने के लिए सो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सोते हुए मार्च एक डरावना सपना देखती है कि उसके भाग जाने के बाद उसकी जगह पेरोना की बलि दी जा रही थी, जो देखो डर के मारे उठ गई और वापस हयास के पास जाने का फैसला करती है और को बिना कुछ बताए। पर कुछ देर बाद वो उसकी खुशबू का पीछा करते करते मार्च तक पहुंच ही जाता है। तो पूछती कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो, जाओ ना यहाँ से। और पीछा छुड़ाने के लिए पेड़ से उसे कुछ फल तोड़कर दे देती है, लेकिन वो दोबारा से ही पीछे आने लग जाता है। तो मार्च अब रुककर उससे बातें करने की कोशिश करती है ताकि उसके बारे में जान सके कि वो कहाँ से आया है। और क्योंकि और एक मोटल था तो मार्च उसे एक नाम देती है जो कि है खुशी। और बस इसी दिन के बाद से उसे अब एक नाम मिल गया। दूसरी तरफ हयासे अपने दोनों गार्ड्स को पेरोना के पास छोड़कर मार्च को ढूंढने के लिए निकल गई होती है। तो उनका ध्यान भटका देख पेरोना एक चाकू निकालकर रस्सी को काटने लग गई। पर इससे पहले कि वो निकल पाती एक जायंट बियर अचानक जंगलों से उनकी तरफ ही आने लग जाता है जिसने खुशी पर भी अटैक किया था और कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक गार्ड को खत्म कर देता है जो देख दूसरा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पेरोना अभी वहीं थी और बहुत तेजी से चाकू चलाते हुए एंड मोमेंट पर अपना हाथ खोलकर तीर कमान लेते हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पर बचने के चक्कर में ही वो भागते भागते सामने एक खाई में जाकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हयासे ने मार्च को ढूंढ लिया होता है जो कि खुशी के साथ थी। तो मार्च खुशी को बाय कहते हुए उनके साथ ही चली जाती है। हयासे थोड़ा आगे आने के बाद मार्च को एक अजीब सी जेली खाने को दे देती है जिसे खाने के बाद वो एक गहरी नींद में चली जाएगी। दूसरी तरफ पेरोना जंगलों में हर तरफ मार्च को ढूंढते ढूंढते खुशी के पास आ गई होती है और पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी छोटी सी बच्ची को देखा है, वो बस 4 साल की है और उसकी जान
खतरे में है। पर फुशी को ऑब्वियसली कुछ बोलना तो आता नहीं था, तो जवाब भी नहीं देता और चुपचाप चला जाता है। इधर हया से मार्च से फुशी के बारे में पूछ रही होती है कि अगर तुम उससे कहाँ मिली, कि तभी इतने में वो गार्ड आकर बताता है कि उन पे एक जायंट बियर ने हमला किया, जो सुन हया से बहुत हैरान होती है क्योंकि वो ओनिगुमा ही था। पर इस बात पे खास ध्यान न देते हुए वो लोग मार्च को लेकर निकल जाते हैं, जो अब गहरी नींद में जा चुकी थी, और एक बड़ी सी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ आसपास लकड़ी से बनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी थी। वो लोग मार्च को एक पत्थर पे सुलाकर हर जगह से बांधकर चारों तरफ से कुछ फूल रख देते हैं, और तभी उन्हें उस जायंट बियर की आवाज सुनाई देती है, जो मार्च की खुशबू की वजह से तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा था। हया से ये देख हैरान थी कि जिस ओनिगुमा को वो लोग अपना गॉड मानते थे, वो तो असल में एक राक्षस है। इसी बीच पेरोना भी पहुंच जाती है और आकर जल्दी से मार्च को खोलने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो हया से कहते हैं कि नहीं, रहने दो, इसी बहाने आज ओनिगुमा को 2 लोगों की बलि मिल जाएगी। हया से उन्हें छोड़ के जाने ही लगती है कि तभी सामने से फुशी अंदर आ जाता है। वो पहले तो बस हैरानी से देख रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि तो वही लड़का है जिसके साथ मार्च थी। ओनिगुमा को आता देख वो लोग बाहर निकल जाते हैं और फुशी सीधा जाके उस जायंट बियर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो तो बस एक ही बार में हमला करके उसका आधा शरीर खा लेता है। पर इसके बावजूद फुशी किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस खड़ा होने लगता है, और भले ही उसका सर शरीर से अलग हो चुका था, पर फिर भी वो खुद को छुड़ा लेता है। हयासे और वो गार्ड्स ऊपर से सब देख रहे थे, जिन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। इधर फुशी खुद को रिजनरेट करने के बजाय दोबारा से अपने पुराने वाले रूप वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा जाके उस जायंट बियर का चेहरा काटना शुरू कर देता है। फुशी अपने साइज का फायदा उठाकर ओनिगुमा के चेहरे को नोच खाता है, जिससे आखिरकार वो हार ही गया। हयासे को देख यकीन नहीं हो रहा होता कि क्या सच में कोई ओनिगुमा को भी हरा सकता है। लड़ाई खत्म होते ही वो लोग पेरोना के पास जाते हैं, जहाँ मार्च भी अब जाग चुकी थी। हयासे कहती है कि अब तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ यानो में विलेज चलो या फिर यहीं मरो, क्योंकि अगर उसने पेरोना और मार्च को वापस जाने दिया तो हर जगह ओनिगुमा की खबर फैल जाएगी। और तब मार्च को पता लगता है कि इस वुल्फ ने उसे बचाया, जो देख वो खुश होकर उसे एक फल देती है, जो खाने के बाद फुशी पहली बार अपने मुंह से थैंक यू बोलता है, जो उसे मार्च ने ही सिखाया था। हयासे उन दोनों के साथ साथ फुशी और ओनिगुमा को भी यानो में ले जा रही होती है। वहीं सोते सोते पेरोना को अपने बचपन का एक सपना आता है, जहाँ कुछ साल पहले ठीक मार्च की तरह पेरोना को भी बलि चढ़ाने के लिए चुना गया था, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसे बचाने के लिए पेरोना को लेकर एक पेड़ के नीचे छुपा दिया और वापस विलेज चली गई। और उसके बाद पेरोना के ना मिल पाने की वजह से उसकी बड़ी बहन को भी बलि चढ़ा दिया गया, जिस वजह से उसके माँ बाप के साथ साथ गाँव वालों ने कभी उसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसलिए पेरोना को लगता है कि शायद जो उसके साथ हुआ वही वो मार्च के साथ भी करने वाली थी। वो भी समझ गई थी कि अब उनका विलेज में वापस जाना ठीक नहीं। पेरोना देखती है कि उनके साथ साथ वही बूढ़ी औरत भी बैठी थी जिसने मार्च को इस रिचुअल के लिए चुना था। तो उसके पूछने पर पता लगता है कि असल में प्योरान को सालों से एक कैदी बनाकर रखा था, क्योंकि यानोमे वाले असल में बहुत कमीने और लालची हैं। हमेशा से ही उनकी नजर नीना विलेज के जमीन और दौलत पे थी, इसलिए उन्होंने इस रिचुअल के बहाने नीना विलेज के साथ दोस्ती बना ली, जिसके बदले में नीना विलेज उन्हें काफी सारे पैसे और खाने का काफी सारा सामान तोहफे में देता। इसलिए ये लालची यानोमे वाले सालों से इस प्रथा में हिस्सा लेते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ नहीं बदला। नीना में रहने वाले वो बुजुर्ग और बेवकूफ लोग अभी ओनिगुमा पर यकीन करते हैं। अगर कोई उन्हें जाके बताए भी कि उनका ओनिगुमा जिसे वो एक गॉड मानते थे वो अब नहीं रहा, तो मानने को ही तैयार नहीं होंगे, और इसी बात का यानोमे अब तक फायदा उठा रहे हैं। अब कुछ देर बाद वो लोग एक नदी के पास थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ मार्च फुशी को एक वुल्फ समझ के उससे बातें कर रही होती है। पर जैसे ही पानी पीते वक्त उसने नदी में खुद का चेहरा देखा, तो उसे वही बिना नाम वाला लड़का याद आ जाता है जिसने मरते वक्त उससे कहा था कि प्लीज मुझे कभी मत भूलना। बस एक झलक अपने सामने देखते ही फुशी अपने उसी वाले रूप में वापस आ जाता है। मार्च खुश होती है कि फुशी अब तक तुम थे, तुम ये भी कर सकते हो। अब काफी देर के सफर के बाद वो लोग फाइनली यानोमे में पहुंच जाते हैं, जो कि नीना विलेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डेवलप्ड जगह थी। मार्च ने भी पहली बार इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह को देखा था, तो इसलिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ था, जो देख उसे भी अपने मॉम डैड की याद आने लगती है। इसी बीच चलते चलते मार्च की नजर एक मिल ऑफिस पर पड़ती है, जहाँ से लोगों को लेटर भेजे जाते हैं। जो देख मार्च कहते हैं कि मुझे भी अपने मॉम डैड के लिए लेटर लिखना है, ताकि उन्हें पता चले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो चिंता न करें। हयासे कहती है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि नीना विलेज में रहने वाला कोई भी पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो लेटर भेजने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन मार्च के पास भी अब एक तरीका होता है, और पूरे इंक को अपने हाथों पर लगाकर पेपर के ऊपर अपना हाथ छाप देती है, जो कि मार्च की तरफ से एक साइन था उसके मॉम डैड के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज बाकियों के लिए थोड़ी अजीब थी, लेकिन मार्च को भरोसा था कि उसके मॉम डैड जरूर समझेंगे। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेटर भेजने के लिए उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि नीना खुद में ही एक काफी बड़ी जगह है, तो बिना एग्जैक्ट लोकेशन जाने वहाँ कोई लेटर भेजा नहीं जा सकता। पेरोना कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, जब हमें एड्रेस मिल जाएगा मैं तुम्हारे लिए इसे भिजवा दूंगी। इसके बाद हया से उन्हें डिनर करवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लाई होती है, जहाँ वो लोग खाना खा तो काफी मजे से रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हयासे ने खाने में नींद की दवाई मिलाई है, जिसे खाते ही वो लोग एक गहरी नींद में चले जाते हैं। हयासे कहती है कि माफ करना, पर फिलहाल ये करना जरूरी है, और हयासे उन सबको लाकर अलग अलग जेल में बंद कर देती है। साथ ही साथ वो यानोमे में बैठे कुछ हायर अप्स के लोगों को बुलाकर उन्हें फुशी के बारे में बता देती है कि वो कैसे उसकी मॉडल एबिलिटी का यूज अपने आर्मी में कर सकते हैं दूसरे देशों को हराने के लिए, और उसकी ताकत का एक नमूना दिखाने के लिए वो वहीं के कुछ कैदियों से फुशी पर हमले भी करवाती है, उसे जान से मारने के लिए। पर उसके बावजूद उसे कुछ नहीं होता, वो खुद को हील कर लेता है, और बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद वो लोग फुशी को भी उस जेल में डाल देते हैं जहाँ मार्च को रखा गया था। और ठीक उनके ही ऊपर पेरोना भी जेल में बंद थी, जो मार्च
मार्च को देख कहती है कि तुम्हें आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं उसे एक रस्सी से बांधकर ऊपर भेजो, शायद हमें कुछ काम का मिल जाए। मार्च भी ठीक ऐसा ही करती है और वहीं पास में मिले एक तीर और बाकी की कुछ चीजों को इकट्ठा करके रस्सी में बांधकर पेरोना के पास पहुंचा देती है। उसका प्लान था कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे वो ओनिगुमा की आंखों को निकाल कर मार्च को लेकर अपने विलेज में वापस चली जाएगी, ताकि वहाँ के लोगों को ये दिखा सके कि ओनिगुमा मर चुका है, ताकि फिर दोबारा कभी किसी बच्चे की बलि न चढ़े। इधर फुशी वापस अपने वुल्फ वाले रूप में आकर एक बड़ा सा गड्ढा बनाना शुरू कर देता है जो सीधा उस जगह पे जाके निकलता है जहाँ पर ओनिगुमा कैद में था। मार्च भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उन्हें वहाँ घूमता देख ख्याल से पकड़ लेती है और कहते हैं कि चलो अच्छा है, अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए तो मेरा एक काम आसान हो गया। और मार्च को ओनिगुमा का ख्याल रखने के लिए कहकर चली जाती है। अब भले ही ओनिगुमा ने अब तक कई सारे लोगों को मारा, पर मार्च का मानना है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। इंसानों ने ही उसे इतना दर्द दिया कि वो भी मजबूर था और खुद की जान बचाने के लिए अनजाने में ही लोगों को मारता रहा। मार्च उसके पूरे शरीर की साफ सफाई कर रही होती है और फुशी दूर से खड़ा ओनिगुमा को देख रहा होता है, लेकिन तभी थोड़ा होश में आकर ओनिगुमा कुछ बोलने की कोशिश करता है, जो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो मार्च को शुक्रिया कह रहा हो। और बस इसके अगले पल आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पेरोना अपने प्रिजन से निकलकर उतरते हुए स्टोर रूम में पहुंचती है, लेकिन इसी बीच एक गार्ड उसे देख लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पेरोना आसानी से बेहोश कर देती है और खुद को छुपाने के लिए उसके गार्ड्स वाले कपड़े पहनकर मार्च को छुड़ाने के लिए पहुंच जाती है। पेरोना मार्च और फुशी के साथ साथ उस बूढ़ी औरत प्यूरान को भी निकाल लेती है, जहां वो लोग ओनिगुमा की उस जेल से होते हुए बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले पेरोना ओनिगुमा के बॉडी का कुछ पार्ट काटने वाली थी ताकि अपने गांव वालों को दिखा सके, जो देख मार्च कहती है कि नहीं प्लीज नहीं, वो तो अब मर चुका है, कम से कम उसे हमें छोड़ देना चाहिए, हम किसी और तरीके से भी तो लोगों को समझा सकते हैं, क्या ये करना इतना जरूरी है। अब पेरोना ये चाहती तो नहीं थी, पर मार्च को इतना उदास देख वो ओनिगुमा को छोड़ देती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद वो चारों वहीं बहते हुए एक अंडरग्राउंड नाली की मदद से बाहर निकल आते हैं, जहाँ किस्मत से उन्हें भागने के लिए एक घोड़ा गाड़ी भी मिल गई और कुछ देर बाद फाइनली वो लोग यानों में से निकल चुके होते हैं। मार्च तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होती, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने मॉम डैड से मिलेगी। पर सुबह होते होते वो लोग देखते हैं कि हयासे और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे थे, जो देख पेरोना उन्हें रोकने के लिए हमले तो करती है, पर वो नंबर्स में कई ज्यादा थे तो इन सबका कोई फायदा नहीं होता। वो लोग इतना करीब आगे होते हैं कि उनमें से एक तो गाड़ी पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसे रोकने के लिए पेरोना अब जाकर उसे लड़ने लग गई। और इधर मौका देख हयासे उसे मारने ही वाली थी कि मार्च पेरोना को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है और तीर सीधा उसके पेट में जा लगता है। खुशी ये देख गुस्से में पागल होकर उन पे हमला करते हुए डायरेक्ट कूद जाता है। हयासे से बचने के लिए कुछ तीर तो मारती है, लेकिन खुशी इस बार खुद को पूरी तरह से ओनिगुमा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन सबको ही पूरी तरह मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेरोना मार्च को अपनी गोद में लिए बैठी थी, जहाँ उसे मार्च के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। हालांकि वो भी अच्छे से जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती, पर फिर भी कोशिश करती है उसे ठीक करने की। पेरोना कहती है कि मार्च देखो हो गया, बस थोड़ा और इंतजार और फिर सब ठीक हो जाएगा। पेरोना बस कोशिश कर रही थी कि वो अपने इमोशंस को किस तरह छुपा सके कि तभी उसकी नजर पत्तों पे लिपटे कुछ राइस बॉल से पड़ती है, जो मार्च ने बचा कर रखा था ताकि पेरोना को एक तोहफे के तौर पर दे सके उसकी जान बचाने के लिए। मार्च थोड़ा बहुत होश में आकर पेरोना से अपने पेरेंट्स और खुशी का ध्यान रखने के लिए कहती है और बस अपने कुछ आखिरी शब्द कहते ही वहीं दम तोड़ देती है। पेरोना मार्च को उठाकर गाड़ी से कूद गई और खुशी के पास जाकर कहती है कि बस अब तुम रुक जाओ, मार्च अब नहीं रही। खुशी को अब तक समझ तो नहीं आया होता कि आखिर उसे हुआ क्या, लेकिन पेरोना की हालत और मार्च को इस तरह देखकर उसके अंदर के इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वो भी अंदर से काफी दुखी हो चुका था। उनके सामने ही हया से बुरी तरह घायल पड़ी होती है, जो देख पेरोना एक चाकू उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे खुद को मारना ज्यादा सही लग रहा था। पर तभी मार्च की सोल को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पेरोना ये करे, और खुशी भी कहीं ना कहीं उस दर्द को फील कर रहा था, तो पेरोना को उसी वक्त रोक लेता है और अब ओनिगुमा में ट्रांसफॉर्म होकर पेरोना को अपने पीठ पर बिठाते हुए रीना विलेज की तरफ निकल जाता है। इधर गाँव वाले जैसे ही जंगलों के बीच से एक जायंट बियर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो काफी डर गए होते हैं, पर जब उनकी नजर पेरोना पे पड़ी तो वो बहुत ही हैरान होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। पेरोना उतरते हुए मार्च के पेरेंट्स के पास जाती है और इससे पहले कि वो कुछ सवाल करें, वो उन्हें मार्च का छोड़ा हुआ वो लेटर दिखाती है जिसमें उसके हाथों के निशान बने थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि मार्च अब नहीं रही और खुद को ही कोसने लग जाते हैं कि हमने उसे बचाने का भी कोशिश ही नहीं की, बस मरने के लिए छोड़ दिया। और पेरोना का शुक्रिया अदा करते हैं मार्च का ध्यान रखने के लिए। इसी बीच गाँव का एक आदमी आके बताता है कि हया से कुछ सैनिकों के साथ हमारे विलेज की तरफ ही आ रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। जो सुनते ही पेरोना समझ गई कि वो जरूर खुशी के पीछे पड़ी है और उसे कहती है कि प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जाना ही होगा। खुशी पूरी तरह से तो नहीं, पर पेरोना के इमोशंस देखकर समझ गया था कि वो क्या कह रही है और न चाहते हुए भी चला जाता है ताकि उसकी वजह से विलेज के लोगों को नुकसान न पहुंचे। पेरोना जल्दी से एक बड़े से टावर पर पहुंचती है, जहाँ कुछ दूरी पर हया से खुशी को पकड़ने के लिए उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन इसी बीच पेरोना टावर पर खड़े खड़े ही तीर से हमला करती है, जो जाके सीधा हयासे के हाथों में लगता है और हंसते हुए पेरोना की तरफ देखती है जैसे कि मानो उसे चैलेंज कर रही हो। दूसरी तरफ यहाँ खुशी ने अपने एक नए सफर की शुरुआत कर दी होती है। अपनी मंजिल जाने बिना वो कई दिनों तक बस जंगलों में घूमता रहता। जब भी उसे भूख लगती तो खुशी पेड़ पर चढ़ने के लिए मार्च का रूप ले लेता और कई सारे फलों को तोड़कर खाने लगता। यहाँ
यहाँ पर मैं बता दूं कि फुशी सिर्फ उनका ही रूप ले सकता है जिनसे वो पहले मिला हो और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही आप जंगलों में काफी दिनों तक घूमते फिरते अचानक फुशी को एक जानी पहचानी से आवाज आती है और जब वो जाके देखता है तो ये वही बूढ़ी औरत प्योरान थी जो किसी तरह यानों में इसके टाउन से बाहर निकल गई है। फुशी उस घोड़ा गाड़ी के अंदर देखने जाता है तो उसे मार्च के खून के निशान मिलते हैं जो देखो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। पहले तो प्योरान को लगा कि शायद ये मार्च है, पर फिर उसे याद आया कि तो फुशी ही है। पर वो उससे पेरोना के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर वो बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता है। जो देख प्योरान भी दौड़ के पीछे पीछे आने लगती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो फुशी के साथ ही रहेगी और दोनों बस कई घंटों तक जंगलों में चलते ही रहते हैं बिना कुछ खाए पिए। लगातार 2 दिनों तक चलने के बाद प्योरान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो भूख की वजह से फुशी के पैरों को ही खाने लग जाती है। वो तो भूख की वजह से बिल्कुल पागल ही हो चुकी थी। तो अब उसकी भूख मिटाने के लिए फुशी मार्च का रूप लेकर पेड़ पे चढ़ के कुछ फलों को तोड़कर ऐसे ही फेंकता है जैसे मार्च उसे पैक कर दिया करती थी। अब ऐसे ही कुछ समय तक जंगलों में आगे बढ़ते हुए प्योरान को एक बोर्ड के ऊपर इस जगह का मैप बना दिखता है। जो देखो पूरे मैप को एक कागज पर उतारने लगती है ताकि रास्ता न भूले। लेकिन फुशी को ये चीज कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है और ठीक प्योरान की तरह ही कागज पे कुछ ड्राइंग्स बनाने लगता है। उसकी एक्साइटमेंट देख वो अब लकड़ी की मदद से जमीन पर उसे अपना नाम लिखने का तरीका बताती है और समझाने लगती है कि हर एक शब्द को कैसे बोला और लिखा जाता है, जिसे देख फुशी भी अपना नाम बोलते हुए लिखने की कोशिश करने लगता है। प्योरान कहती है कि चलो ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ना लिखना और बोलना सिखा सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। और इसके बाद से ही फुशी कई दिनों तक प्योरान के साथ ही रहा, जहाँ वो उसे हर चीज सिखाती है एक छोटे से बच्चे की तरह, क्या जरूरी है क्या नहीं और इंसान क्या करते हैं, बोलना और पढ़ना लिखना। वक्त बीतने के साथ साथ फुशी इन सब चीजों को समझने लगा। कुछ हफ्तों बाद फाइनली वो लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहाँ पर कई सारे बोट्स किराए पर मिलती हैं। तो वो लोग भी अपनी एक बोट लेकर समुद्र में एक दूसरे आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। पर अब क्योंकि फुशी थोड़ा बहुत बोलना सीख चुका था तो प्योरान उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से हो। पर असल में तो फुशी को खुद भी इस बात का जवाब नहीं पता। उसे बस इतना याद है कि जब उसने पहली बार एक भेड़िया का रूप लिया था तो एक अनजान लड़के ने, जिसका उसे नाम तक नहीं पता, वही उसकी कई दिनों तक देखभाल करता रहा और हमेशा उसे अपने पास रखा। पर अब उसके जाने के बाद वो बस हर जगह भटक रहा है। अब रात होने पर वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच गए होते हैं जहाँ प्योरान फुशी को लाना चाहती थी, क्योंकि असल में ये उसका होम टाउन है जहाँ आखिरकार वो अब इतने सालों बाद अपने पति से मिलने वाली है। उन्हें पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगने वाला था तो दोनों वो रात जंगल में ही सोते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक कुछ पेड़ की जड़ें आकर सीधा फुशी के आर पार घुस जाती है। उस चीज के अटैक की वजह से फुशी वापस अपने भेड़िए वाले रूप में आ जाता है और सामने वो पेड़ की जड़ें ठीक उसका रूप लिए खड़ी थी। और इसके अगले ही पल फुशी के अंदर से उस लड़के की सारी यादें मिट जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ये रूप उसे छीन चुका है। अब इससे पहले क्यों कुछ करता, अचानक आस पास सब कुछ झुक सा जाता है और जमीन के अंदर से एक काले कपड़े में ढकी परछाई बाहर आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गॉड है जिसने फुशी को बनाया था। और वो उसे बताता है कि सामने जो तुम्हें दिख रहा है वो इंसान नहीं जिसे तुम अब तक जानते थे। अपने उस रूप को वापस लेने के लिए तुम्हें उसके बॉडी के अंदर मौजूद कोड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और बस ये बताते ही वो गायब हो जाता है। फुशी जाके सीधा अपने नुकीले दांतों से उस पर हमला करके उसे चीरने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज फिर से उस पर वार करके उसका ये रूप भी छीन लेती है। जिसके अगले ही पल फुशी ओनिगमा का रूप लेकर उसे पकड़कर सीधा उसे 2 टुकड़ों में चीर डालता है। पर इससे पहले कि वो उसके कोड को डिस्ट्रॉय कर पाता, वो चीज फिर से फुशी के इस रूप को भी छीन कर खुद को ओनिगमा में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। पर अब फुशी के पास सिर्फ और सिर्फ मार्च का ही रूप बचा था। तो अब उसके फुर्तीले शरीर का फायदा उठाते हुए वो बचते बचाते सीधा उसकी बॉडी के अंदर ही घुस जाता है और काफी ज्यादा ताकत लगाने के बाद फाइनली फुशी उसे कोड को खींच के निकाल देता है। जिसके अगले ही सेकंड वो चीज नीचे गिरते हुए पूरी तरह से गायब हो जाती है। और अब फुशी को अपने तीनों रूप के साथ साथ उनकी मेमोरीज भी वापस मिल जाती है। गॉड अब दोबारा से उसके सामने आकर बताता है कि मैंने तुम्हें बनाया इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अब तक मैं करता आ रहा था। लेकिन कुछ अनजान ताकतें जिनसे अभी फुशी लड़ रहा था उन्हें नॉकर्स कहा जाता है, जो बहुत ही जल्द फुशी को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी वॉर शुरू करने वाले हैं। तो अब उसे अकेले ही इनसे लड़ना होगा। और इसे बताकर वो गायब हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह प्योरान फुशी को लेकर अपने घर पहुंचती है, जहाँ आकर वो बहुत खुश थी और अपने पति को आवाज देते हुए अंदर चली जाती है। तभी वहीं फुशी की नजर गुगु नाम के एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जिसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था और उन दोनों का स्वागत करता है। और अब इसके बाद हमें सीधा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुगु नाम का वही बच्चा अपने बड़े भाई शिन के साथ जंगलों में रहा करता था। वो लोग जंगलों के बीच बस एक टेंट में रहते थे, इसलिए उन लोगों का सपना था जल्दी इस गरीबी से बाहर निकलकर एक बड़े से महल में रहना। और पैसे कमाने के लिए वो लोग एक किसान के साथ काम किया करते थे, जहाँ उनका काम था ताजे ताजे फलों को बाजार में बेचने का। और इसी बीच गुगु हमेशा एक लड़की को देखता जो कि एक बहुत अमीर इंसान की बेटी थी, जिसे वो काफी ज्यादा पसंद भी करता था, पर शर्म के मारे आज तक उसे बात नहीं कर पाया। ऐसे ही एक शाम जब वो काम खत्म करके वापस घर की तरफ आया तो देखता है कि यहाँ कुछ लड़के उसके बड़े भाई से कुछ बातें कर रहे हैं। गुगु को लगा कि शायद ये बस उसकी दोस्त होंगे, लेकिन अंदर आकर जैसे ही उसने अपना सेविंग्स बॉक्स चेक किया जिसमें वो और उसका भाई हमेशा अपने कमाए हुए पैसे जमा करते थे, तो आज उसमें से थोड़े पैसे गायब होते हैं। गुगु शिन से इस बारे में पूछता है तो बात को टालते हुए कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने चोरी किया है, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला। जो सुन गुगु को लगता है
है कि शायद किसी और ने उनके पैसे चुराए होंगे, इसलिए अब वो बॉक्स को एक पेड़ के ऊपर छुपा देता है। अगले दिन जब वो दोबारा मार्केट में सब्जियां बेचने आया होता है तो एक प्यारा सा खोया हुआ पपी उसके पास आ जाता है। गुगु कहता है कि अरे वाह, तुम तो कितने प्यारे हो, पर आखिर तुम हो किसके? इतने में उसकी नजर वही ग्रीन बालों वाली लड़की पर पड़ती है जो अपने पपी को ढूंढ रही थी। तो गुगु अब उसके पास जाके पपी को वापस कर देता है। जो देखो लड़की भी काफी खुश हो गई थी और कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की, तो इसके बदले तुम मेरी तरफ से ये ले लो। वो गुगु को अपनी एक बहुत ही कीमती रिंग दे देती है, जिसे बेचने के बाद उसे जिंदगी में कभी दोबारा सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेचारा तो शाम के मारे टमाटर जैसा लाली हो जाता है और खुशी से झूमते हुए जब गुगु शाम को घर वापस आता है तो आसपास कहीं पर भी उसे अपना बड़ा भाई शिन नहीं दिखता। और जैसे ही जाकर वो अपना सेविंग्स बॉक्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसका बड़ा भाई सारे पैसे लेकर भाग चुका था। उसे और ज्यादा पैसे कमाने थे ताकि ऐसी जिंदगी दोबारा न जीनी पड़े। ये सब बताते हुए उसने गुगु के लिए एक लेटर भी छोड़ा था। जो देख गुगु अब भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया। वो बस उसके इंतजार में यही सोचता रहता कि वो आज लौटेगा या शायद कल लौटेगा। पर उस दिन के बाद शिन दोबारा कभी वापस नहीं आया, जिससे गुगु अब पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि वो एक दिन उस लकड़ी से बने ट्रैक पर कूद कर अपनी जान लेने का भी सोचता है। पर जैसे ही एक छोटी सी मालगाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकलकर ठीक उसके सामने गिर जाता है। वो आदमी गाड़ी रोककर उसे उठाने की कोशिश तो करता है, पर वो अकेला उठा नहीं सकता था, तो और लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इसी बीच अचानक वो लकड़ी का टुकड़ा तेजी से ढलान के नीचे की तरफ गिरने लगा, जहाँ सामने एक लड़की इस बात से अनजान कुछ फ्लावर्स को देख रही थी। गुगु उसे हटाने के लिए आवाज तो लगाता है, पर वो सुन नहीं पाती। जो देख गुगु उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए उसे रास्ते से हटा देता है। और असल में ये वही लड़की थी जिसे गुगु पसंद करता है। उसे बचाने के चक्कर में वो इतनी तेज कूदा कि ढलान से नीचे ही गिर गया और वो लकड़ी का टुकड़ा सीधा उसके मुंह पे आके गिरता है। तो इस तरफ उस लड़की के कुछ गार्ड्स रिन नाम पुकारते हुए उसे देखने के लिए आते हैं कि वो ठीक तो है ना, लेकिन किसी का भी ध्यान गुगु के ऊपर नहीं गया, जिस वजह से वो कई घंटों तक लकड़ी के नीचे ही पड़ा रहा। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुगु यहीं मारा जाएगा, लेकिन तभी कहीं से एक बूढ़े आदमी की नजर गुगु पर जाती है, जो उसकी हालत देख उसे बचाकर अपने घर ले आता है। वो आदमी कई दिनों तक गुगु की देखभाल करता है, जब तक कि उसे होश नहीं आ गया। गुगु की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जिसे ठीक करने के लिए उस बूढ़े आदमी ने एक सर्जरी की थी। उसे कोई उम्मीद तो नहीं थी कि ये बच पाएगा, पर शायद कोई चमत्कार ही है कि वो अभी जिंदा है। इस बूढ़े आदमी का नाम है बूजे, जो गुगु को अपना चेहरा ढकने के लिए एक मास्क दे देता है ताकि कभी भी उसे अपना चेहरा किसी से छुपाना न पड़े। बूजे का घर एक तरह से एक छोटा सा शॉप भी था, जहाँ वो काफी सारी अल्कोहल बेचा करता था। जो देख गुगु ने भी यह फैसला कर लिया था कि वो इस आदमी के साथ रुककर अब यही काम करेगा। और फिर इसके कुछ महीनों बाद प्योरान खुशी के साथ वहाँ आ गई और अब प्रेजेंट के सीन में वो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उन दोनों को खुशी की एबिलिटीज दिखाती है कि वो कैसे कैसे उन इंसानों का रूप ले सकता है जो अब मर चुके हैं। वो इस बात को एक राज रखना चाहती थी, क्योंकि अगर किसी बाहर के इंसान को पता चला तो खुशी के पीछे पड़ जाएंगे। गुगु अब खुशी के पास जाके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है गुगु और मैं यहाँ काम करता हूँ। अब खुशी ने इतनी अच्छी तरीके से बोलना तो सीखा नहीं था, तो इसीलिए गुगु को उसकी थोड़ी बहुत बातें समझ में आती है। और देखते ही देखते थोड़ा बहुत समय बिताने के बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। गुगु अपने बारे में बताता है कि वो कैसे इस जगह पर आया और पहले कहाँ रहता था। साथ ही वो खुशी को हर जगह घुमाते हुए नहाने का तरीका भी सिखाता है। बेचारे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि खुशी उसकी हर बात तो नहीं समझ पा रहा था, पर इसके बावजूद गुगु बहुत खुश था कि कम से कम उसे कोई दोस्त मिल गया। और एक बड़े भाई की तरह ही खुशी को सारे काम सिखाता है, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना और खुदाई करना। टाइम बीतने के साथ साथ गुगु और खुशी दोनों के बीच ही भाइयों जैसा बॉन्ड बन गया होता है। वो खुशी को अपनी कुछ पर्सनल बातें बताता है कि कैसे उसका सपना था एक बड़े से घर में रहने का, जो आखिरकार बूजे की वजह से पूरा हो तो गया, पर इसके लिए उसे अपना चेहरा गवाकर एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पर अब जो भी हो, गुगु खुशी के साथ रहकर बहुत खुश था। ऐसे ही अब एक दिन जब वो लोग शॉप की देखभाल कर रहे होते हैं तो अचानक रिन वहाँ जाती है। जो देख गुगु बड़ा हैरान होता है और उसे बात करते हुए कुछ ज्यादा शर्मा रहा होता है। उसके पूछने पर रिन बताती है कि वो यहाँ कोई वाइन खरीदने नहीं आई, बल्कि एक चोट को ठीक कराने आई थी जो उसे कुछ महीनों पहले लगा था। रिन को इस वक्त अंदाजा भी नहीं कि गुगु ही था जिसने उसकी जान बचाई, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। अब वैसे तो भाई अपना गुगु उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिन उससे ज्यादा खुशी से बात करने में इंटरेस्टेड होती है। जो देख बेचारे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और सोचने लगता है काश मेरे पास भी खुशी की तरह दिखाने लायक चेहरा होता। और अब खुशी की तरह ही खुद को अच्छा दिखाने के लिए जाके अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अगली सुबह अब रिन दोबारा उनके शॉप पर आती है, पर इस बार कुछ लेने नहीं। वो चाहती थी कि वो खुशी और बाकियों के साथ यही रहे, जिसके लिए वो इस जगह के सारे काम संभालने को भी तैयार थी बिना कोई पैसे लिए। और बूजे से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। जो देख वो भी हाँ कर ही देता है, लेकिन रिन आज नहीं कल से यहाँ रहने वाली थी, तो इसलिए जब तक वो यहाँ रहे बूजे खुशी को अपनी पावर छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि किसी बाहर के इंसान को कभी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इधर गुगु से बातें करते हुए खुशी उसे अपने कुछ नए नए स्किल्स दिखाता है, जिसमें अब वो उन चीजों को भी अपने हाथों से बना सकता था जो उसके टच में आए, या फिर उस चीज से उसे थोड़ी बहुत चोट पहुंची हो। अब वैसे तो खुशी बहुत खुश होकर अपनी इन एबिलिटीज को दिखा रहा था, पर गुगु के अंदर फिलहाल जलन भरी थी कि आखिर रिन खुशी से ही क्यों बात करती है। इसलिए बातों बातों में वो कुछ ऐसा कह देता है जो खुशी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उससे नाराज होकर बाहर कहीं निकल जाता है। अगली सुबह जब अब रिन रहने के लिए आती है तो खुशी का पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया, तो गुगु कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो शायद आसपास ही कहीं गया है, मुझे यकीन है कि वो आ जाएगा। तभी गुगु को रिन से पूछने पर पता लगता है कि उसके हाथ पर लगी वो चोट अब तक ठीक नहीं हुई। जो देख अब वो बूजे के पास जाकर रिन को ठीक करने के लिए एक दवाई मांगता है, तो बूजे अब गुगु को बिठाकर उसके ऊपर से मास्क हटाकर उसके मुंह के अंदर पाइप डाल के अल्कोहल निकालने लगता है, जो काफी
काफी ज्यादा प्योर था, जो देख वो खुद हैरान था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो बुजे बताता है कि दरअसल जब मैं तुम्हें ठीक कर रहा था तो मैंने तुम्हारे अंदर एक स्पेशल ऑर्गन लगा दिया था जो बहुत ही प्योर अल्कोहल तैयार करने का काम करता है, और इसे हम लोग चाहे तो दवाइयाँ भी बना सकते हैं। लेकिन गो को ये बात बहुत बुरी लगती है कि बुजे ने बिना पूछे उसके शरीर के साथ ये सब किया, और नाराज होकर घर से भाग जाता है। जिसके अब कुछ घंटों बाद फुशी वापस लौटता है तो रिन सारी बातें बताती है कि कैसे गुगु अचानक घर से भाग गया, और फुशी से पूछती है कि क्या तुम उसे ढूंढने जा सकते हो। लेकिन भाई फुशी तो पहले से ही नाराज था गुगु से, तो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं उसके पीछे नहीं जाने वाला। प्यूरान परेशान होते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब तक गुगु ही यहाँ सारे काम करता था लेकिन अब कौन करेगा। फुशी कहता है कि तो क्या हुआ, मैं करूंगा ना सारे काम। और अब शाम होने पर गुगु की जगह फुशी ही खाना बनाता है जो इतना बेकार बना था कि किसी को खाने का मन भी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ा गुगु इस बात से परेशान था कि अब तक कोई उसे ढूंढने क्यों नहीं आया, और गुस्से में अपने बॉडी के अंदर से वो सारी अल्कोहल निकालने का ट्राई करता है, पर वो कितना भी कोशिश कर ले वो आर्टिफिशियल ऑर्गन उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। गुगु अब रात बिताने के लिए अपने उसी टेंट में वापस चला जाता है जहाँ वो पहले अपने बड़े भाई के साथ रहा करता था। और अब सुबह होते ही गुगु काम की तलाश में पूरा मार्केट घूमते हुए अपने पुराने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि आप जो भी काम दो मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे काम चाहिए। वो मालिक दिल का काफी अच्छा भी था, तो बिना किसी दिक्कत के उसे काम पे रख लेता है। लेकिन वही काम करने वाले कुछ वर्कर्स गुगु के मांस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसका मालिक कहता है कि तुम बस इन पर ध्यान मत दो, ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और रात होने पर वो गुगु को अपने घर लाया होता है खाना खिलाने के लिए, और सभी से मिलवाने के बाद गुगु से कहता है कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकते हो। जो सुन उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं किसी ऐसे मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहता, अगर ये यहाँ रहा तो लोग हमें भी उसी नजर से देखेंगे। जो सुन उसके फादर डांटने लगते हैं कि आखिर तुमने कैसे बोला, गुगु भी तुम्हारी तरह एक आम बच्चा है। दोनों को इस तरह लड़ता देख गुगु ने अपना मास्क उतार के दिखा देता है और कहता है कि आप लोग बड़ी चिंता मत करो, मैं अपने टेंट में ही रह लूंगा। और पहली बार उसका चेहरा देख के वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुगु अब उनके घर से जाने लगता है तो उसका मालिक कहता है कि देखो तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोबारा कल से काम पे आ सकते हो। जो सुन गुगु उसका शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है, पर रास्ते में चलते हुए ही कुछ बदमाश लोग जबरदस्ती उसका मास्क निकाल कर नदी में फेंक देते हैं। गुगु वापस उठाने के लिए तो जाता है, पर अब वो काफी परेशान भी हो चुका था लोगों से अपना चेहरा छुपा छुपा कर, इसलिए फैसला करता है कि अब मैं कोई मास्क नहीं पहनूंगा, अब से लोग मेरा असली चेहरा ही देखेंगे। और ये कहते हुए मास्क को फेंक देता है, पर जैसे ही वो अगले दिन लोगों के सामने बिना मास्क के गया तो हर कोई उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। वो ये देख हैरान थे कि मास्क के पीछे इस बच्चे ने अपना ये चेहरा छुपाया हुआ था, और सब उसे दूर भागने लगते हैं। उसका मालिक भी ये देख पूछता है कि आखिर तुम्हारा मास्क कहाँ गया। इस पर गुगु कहता है कि बस अब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बिना मास्क के ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ फुशी बुजे के घर में रोज वो सारे काम करने की कोशिश किया करता जो पहले गुगु किया करता था, पर बेचारा कोई भी चीज ढंग से कर ही नहीं पा रहा होता। खाना बर्बाद करने के साथ साथ उसने तो बेचारे बुजे के खेत को ही बर्बाद कर दिया था। कोई भी काम ढंग से न कर पाने की वजह से फुशी पुराण को सब सिखाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है और फुशी गुस्से में चला जाता है। वो जानती थी कि फुशी अगर इतनी जल्दी इन कामों को भी करना सीख गया तो वो कभी गुगु की अहमियत नहीं समझ पाएगा। इधर गुगु अपना आज का काम निपटा कर शाम में जब टेंट में वापस आता है तो उसके पीछे पीछे वही मालिक का बेटा आ गया होता है, और गुगु के ऊपर गुस्सा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि तुम अपना ये डरावना चेहरा लेकर हमारे यहाँ काम करने आते हो। अगली बार से मेरे फादर के पास मत जाना। उस लड़के ने गुगु को काफी बुरा भला सुना दिया होता है, जिसे सुन वो शर्म के मारे अगले दिन से वहाँ काम करना ही छोड़ देता है और मार्केट में अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ता है। पर जो कोई भी उसका चेहरा देख रहा था डर की वजह से दूर से ही मना कर देता है। काम तो दूर की बात, किसी ने भी उससे बात करना तक जरूरी नहीं समझा। तो अब उसे अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही थे, तो आखिर में वो रिन की दी हुई उस कीमती रिंग को बेचने का फैसला करता है। लेकिन फिर एकदम से ही उसका मन बदल गया और उदास होकर वापस जाने ही लगता है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक इंसान पर जाती है जो कि काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। गुगु जब थोड़ा पास जाकर देखता है तो ये और कोई नहीं उसका बड़ा भाई शेन था। अपने ही भाई की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और रिन की दी हुई कीमती रिंग को उसके हाथों में देते हुए कहता है कि शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है, और देकर चुपचाप चला जाता है। भूखा प्यासा जब वो रात में अपने टेंट में वापस आकर सो रहा था तो अचानक कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि उसे बेच के अच्छे पैसे कमा सके। पर इससे पहले कि वो गुगु को ले जाते अचानक फुशी आकर ओनिगुमा का रूप लेकर दोनों को बुरी तरह डरा के भगा देता है। फुशी को अपने सामने देख गुगु बहुत खुश होता है और उसके आने की वजह पूछता है, तो वो बताता है कि चाहे मैं जितने भी कोशिश कर लूं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ वापस चलो। अब देखा जाए तो गुगु भी जाना तो चाहता था, पर बुजे की उस हरकत की वजह से उसने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया, इसलिए जाने से साफ मना कर देता है। अगले दिन फुशी के साथ मिलकर लोगों को अजीब अजीब हरकतों से डरा कर दोनों खूब मजे करते हैं। लेकिन क्योंकि गुगु ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं होता है तो बहुत ही कमजोर हो गया था। उसकी हालत देख फुशी अपने मन में उन सारे खाने के आइटम्स के बारे में सोचने लगता है जो अब तक उसने खाए थे। और हैरानी वाली बात ये थी कि वो कुछ चीजों को अपने हाथों से बना भी देता है, जो देख भूख से तड़प रहा गुगु टूट पड़ता है और पेट फाड़ के खाता है। वो लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से घूमते घूमते रिन का वो पपी अंदर आ जाता है और थोड़ा बहुत दोनों के साथ मस्ती करके वापस चला भी जाता है।
उन दोनों के बीच दोबारा सब कुछ ठीक हो गया था तो वह फुशी को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो और उसका बड़ा भाई कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अमीर फैमिली में रहा करते थे जिन्होंने उन दोनों को ही अडॉप्ट किया हुआ था। उन दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी जहाँ वो लोग हमेशा मजे करते हैं, वो लोग अच्छा अच्छा खाते और नरम नरम बिस्तर पे सोते हैं। उनके पास मानो सब कुछ था, लेकिन तब तक ही जब तक कि वो फैमिली इस शहर को छोड़कर नहीं चली गई। और तब गुगु को समझ में आया कि उसके बड़े भाई के अलावा और कोई उसका अपना नहीं था। पर एक दिन उसके भाई ने भी उसे छोड़ दिया और तब से ही वो इस तरह अकेलेपन में जीता आ रहा है। गुगु ये सब सोचकर उदास होते हुए फुशी से माफी मांगता है उसे इतना परेशान करने के लिए। फिलहाल वो खुश था कि फुशी कम से कम उसे ढूंढने के लिए आया और उससे कहता है कि देखो अगर मैं मर जाऊं तो तुम प्लीज मेरा रूप ले लेना। मेरी आखिरी विश यही है कि कम से कम तुम मुझे हमेशा याद रखो। और ये कहते हुए गुगु एक गहरी नींद में चला जाता है। जो देख फुशी को लगा कि कहीं ये टपक तो नहीं गया, लेकिन अचानक ही रिन वहाँ जाती है जिसे उसका पपी यहाँ तक लाया। जो देखते ही गुगु बेचारा जल्दी से छुप जाता है अपना चेहरा छुपाने के लिए और वो कितना भी कोशिश करते उसका चेहरा देखने की, पर वो ढक के ही रखता है। रिन उसे समझाती है कि कैसे उसके जाने के बाद वहाँ सब कुछ बिगड़ गया, हर कोई उसे कितना ज्यादा याद करता है। साथ ही साथ बुजी ने भी ये वादा किया है कि वो तुम्हारे शरीर से उस आर्टिफिशियल ऑर्गन को निकाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम वापस आ जाओ। गुगु पहले तो नहीं मानता, पर यहाँ रिन उसे खुद मनाने आई थी तो आखिर में हाँ कर देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसने अपना मास्क कहीं पे फेंक दिया था और उसके बिना तो वो जान नहीं सकता। तो रिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो मुझे दिखा सकते हो। पर अभी गुगु इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए बिना मास्क के वो कहीं नहीं जाने वाला। जो सुनते ही फुशी उन दोनों को वहीं छोड़कर मास्क ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं रिन अब इधर अपने कपड़े उतार कर गुगु को अपनी चोट दिखाती है जो उसे महीनों पहले लगी थी। लिटरली भाई इतनी छोटी सी खरोच को ऐसे दिखा रही थी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चोट लग गई हो। अपने गुगु का इसे बचाने के चक्कर में तो पूरा चेहरा ही बर्बाद हो गया और इसे देखो अपनी इस छोटी सी चोट की पड़ी है। बातों बातों में रिन बताती है कि दरअसल मैं घर से भाग कर आई हूँ। मैं तंग आ चुकी थी अपने माँ बाप से, जो हमेशा मुझे उन चीजों के लिए फोर्स करते जो मैं कभी करना नहीं चाहती। वो मुझे बस हमेशा अपनी कैद में रखना चाहते थे। लेकिन रिन के सिचुएशन पे गुगु का नजरिया थोड़ा अलग था। उसके मुताबिक रिन उन चीजों के शुक्रगुजार नहीं है जो उसे मिला और उल्टा अपने पेरेंट्स को जो उसे प्यार करते हैं उनकी ही कंप्लेंट्स कर रही है। तो रिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने फादर इसलिए भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस इंसान ने मुझे उस दिन धक्का दिया वो मेरे फादर का ही कोई दुश्मन था। जो सुनकर गुगु रोने लगता है क्योंकि जिसे बचाने के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई वो तो उसका सच जानते भी नहीं। उसे उदास बैठा देख रिन पास में ही रखे एक छोटे से बकेट को गुगु को दे देती है एक मास्क की तरह पहनने के लिए और उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर बुलाती है ताकि वो गुगु के बारे में थोड़ा अच्छे से जान सके। वही दूसरी तरफ खुशी को काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली वो मास्क मिल ही जाता है। पर अचानक ही वो काले कपड़े वाली एंटिटी यानी गॉड दोबारा उसके सामने आते हैं उसे बताने के लिए कि नौकर्स बहुत करीब हैं, बदला लेने के लिए वो जरूर आएंगे। कुछ देर बाद अब खुशी मास्क लाकर गुगु को वापस देता है और अब वो जाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। साथ ही रिन भी खुद को छुपाने के लिए उसी बकेट से अपना चेहरा ढक लेती है ताकि उसका कोई भी जान पहचान वाला आदमी उसे पहचान न सके। लेकिन इसके बावजूद जब वो लोग जाने लगते हैं तो उसकी मेड पहचान लेती है। गुगु और रिन तो भागते हुए निकल जाते हैं और फुशी उसका ध्यान भटकाने के लिए मार्च का रूप लेकर ऐसा दिखाता है जैसे उसे बहुत गहरी चोट आई है। तो अब एक छोटी सी बच्ची को भला इस तरह कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए वो मेड फुशी को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगती है। लेकिन साथ ही साथ इसी बीच नौकर्स ने भी फुशी को ढूंढ लिया होता है और इधर भागते भागते अचानक से गुगु को उस औरत के चीखने की आवाज आती है, रिन तुम वापस जाओ, मैं फुशी को देखता हूँ, मैं उसे साथ लेकर ही आऊंगा। पर जब तक गुगु वहाँ पहुंचा नौकर्स ने मार्च का रूप और उसकी यादें फुशी से छीन ली होती हैं और गुगु पर एक हमला करने पड़ता है कि फुशी जल्दी से उसे रोक लेता है। उसके अटैक्स इतने फास्ट थे कि दोनों के लिए बचना मुश्किल हो गया था। पर जब गुगु के अंदर से वो सारी शराब बाहर निकलने लगी तो एक छोटी सी चिंगारी से वो आग पकड़ लेती है। जो तक गुगु समझ जाता है कि इस तरह हम इसे हरा सकते हैं क्योंकि ये नौकर तो लकड़ी का बना है। पर बस थोड़े से इस्तेमाल के बाद ही उसके अंदर मौजूद सारी शराब खत्म हो गई। फुशी उसे बचाने के लिए ढकेलते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है तो वो जाते हुए कहता है कि ठीक है तुम बस थोड़ी देर से संभाल लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। गुगु का प्लान था कि वो बूझे से बोलकर फिर से अपने अंदर वो सारी शराब डलवाएगा ताकि उस चीज को जला सके। पर इस बीच उसकी बॉडी धीरे धीरे शराब के नशे की वजह से कमजोर पड़ने लगी थी। अब जैसे तैसे करके वो घर पहुंचता है तो यहाँ रिन के पेरेंट्स उसे वापस ले जाने आए हुए थे। उसे देखते ही रिन रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से नहीं जाना, तुम इनसे कुछ कहो ना। गुगु ये सब देख हैरान तो था पर उसे बिना कोई जवाब दिए बूजे के पास जाकर उसे अपने अंदर सबसे पावरफुल अल्कोहल डालने को कहता है। अब वैसे तो बूजा ये करना नहीं चाहता था पर प्योरान समझ गई थी कि जरूर फुशी खतरे में है और कहती है कि जल्दी जो ये कह रहा है वो करो। तो बूजे अब उसके अंदर अपना सबसे पावरफुल अल्कोहल डाल देता है जो कि कई सालों पुराना था। वह रिन के फादर उसे वापस ले जाना चाहते थे पर वो लगातार मना ही कर रही होती है। आखिर तुम यहाँ रहकर करोगी क्या, कुछ नहीं रखा यहाँ, चलो मेरे साथ। लेकिन तभी गुगु उसके फादर का हाथ पकड़ लेता है और रिन बचने के लिए गुगु के पीछे छुपकर वो सारी बातें कह देती है कि कैसे वो उनके दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करते करते तंग आ चुकी है, इसलिए अब वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। साथ ही गुगु को यह भी पता लगता है कि रिन के फादर जल्दी उसकी एंगेजमेंट किसी अमीरजादे के साथ कराने वाले हैं। पर उसके बावजूद वो चुपचाप जाने लगता है। लेकिन जोश जोश में आकर जाते हुए नशे में कह देता है कि रिन सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। लेकिन जैसे गुगु चला जाता है तो वो लोग रिन को वापस लेकर जाने लगते हैं। जो देखती है और अंदर दरवाजा ही बंद कर देती है और कहती है कि थोड़ा इंतजार करो। दूसरी तरफ गुगु फुशी को ढूंढते ढूंढते जंगलों में पहुंचता है पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। पर तभी उसकी नजर नौकर पर जाती है जो फुशी से ओनिगुमा का रूप भी छीन चुका था और उसे देखते ही हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ
कुछ कर पाता, गुगू अपने सामने एक मशाल रखते हुए अपने अंदर मौजूद अल्कोहल को बाहर की तरफ निकालता है, जिससे उस नौकर का शरीर जो पूरी तरह लकड़ी से बना था जल के राख हो जाता है। लेकिन गुगू को कहीं भी फुशी नहीं दिख रहा होता, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद मैंने बहुत देर कर दी आने में। लेकिन तभी उस नौकर का कोर बाहर निकल के एक छोटे से पत्थर के रूप में बदल जाता है। उसके सारे फॉर्म्स छिन चुके थे, जिसकी वजह से वो पत्थर के रूप में आ गया। पर फिलहाल उसे अपनी सारी यादें और वो सारे फॉर्म्स वापस मिल गए हैं, जो देख गुगू बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने बचा ही लिया। सुबह होने पर जब दोनों वापस पहुंचते हैं तो रिन और उसके पेरेंट्स अब भी यहीं मौजूद थे, जो उनका वेलकम करते हैं। तो गुगू अब जल्दी से सबको एक शानदार नाश्ता बना कर देता है, जो फाइनली उन्हें इतने दोनों बाद नसीब हुआ। यहाँ तक कि रिन के घर के शेफ भी इतना टेस्टी खाना नहीं बना पाते। दूसरी तरफ बाहर खुशी के पास गॉड खड़ा होता है, जो उसे इस जगह से जाने के लिए कहने आया था, क्योंकि एक ही जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं, उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा। वो नौकर्स उसके पीछे दोबारा जरूर आएंगे और गॉड के मुताबिक अगली बार खुशी अपनी इन एबिलिटीज के साथ उसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसे बाहर की दुनिया में जाकर खुद को ताकतवर बनाना ही होगा। पर ये जानने के बाद भी खुशी साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हमेशा गुगू मेरे साथ होगा, वो उन्हें हरा सकता है। इसी बीच गुगू बाहर आता है खुशी को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए, और तब यहाँ खुशी को समझ में आता है कि उसके अलावा उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को और कोई नहीं देख सकता। अब इधर रिन ने भी फैसला कर लिया होता है वापस जाने का, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, और सबको बाय कहते हुए चली जाती है। इसके बाद कुछ टाइम बीतता है और अब सीधा 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ गुगू ने खुद के ऊपर अच्छी खासी मेहनत करके काफी तगड़ी बॉडी बना ली होती है, और अभी भी बूजे के घर रहकर प्यूरान के साथ उनके घर के काम किया करता, जहाँ रिन भी उनसे रेगुलर मिलने जुलने आती रहती। इधर अपने खुशी की इन 4 सालों में बिल्कुल ही एक आम इंसान की तरह उम्र बढ़ गई होती है, यहाँ तक कि उसकी तो थोड़ी बहुत दाढ़ी भी आ गई थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन 4 सालों में खुशी ने अपना रूप एक बार भी नहीं बदला, क्योंकि नौकर्स ने उस दिन के बाद से कभी उन पर दोबारा हमला किया ही नहीं। इसी वजह से खुशी जिस बॉडी में था वो नॉर्मली ग्रो हो गया, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। और यहाँ गुगू और प्यूरान के साथ उसकी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। अगले महीने जब रिन दोबारा उनसे मिलने आती है तो खुशी और गुगू को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वो इस साल 16 की होने वाली थी, पर अभी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पेरेंट्स इसी एज में उसकी शादी कराना चाहते हैं। एक ऐसे लड़के से जिसे वो जानते भी नहीं, और रिन ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुशी से कुछ सॉल्यूशन मांग रही होती है कि वो कैसे अपनी शादी को कैंसिल करवाए। तो खुशी कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, तुम गुगू को ही अपना बॉयफ्रेंड बताकर उनसे मिलवा दो, तब क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स से शादी कैंसिल कर दें। जो सुनते ही रिन टमाटर जैसी लाल हो जाती है, क्योंकि असल में वो भी गुगू को पसंद करने लगी है, पर कभी बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ जब गुगू बाहर काम कर रहा होता है तो अचानक उसका बड़ा भाई शिन मिलने आता है, पर गुगू गुस्से में साफ मना कर देता है कि मुझे तुम जैसे से कोई मतलब नहीं, तुम ही मुझे उस हालत में छोड़कर गए थे। जिस पर शिन समझाने की कोशिश करता है कि वो कैसे पिछले 4 सालों से गुगू को ही ढूंढ रहा था, और आज वो अपनी की गई गलती के लिए माफी मांगने ही आया है। शिन गुगू को उसकी दी हुई रिंग दिखाते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दो, पर फिलहाल मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ इस रिंग के लिए जो तुमने मुझे दी। शिन जानता था कि वो गुगू ही था जो उसे उस दिन ये रिंग देकर गया, पर वो तो उल्टा गुस्सा होकर रिंग फेंक देता है। तो शिन बताता है कि दरअसल मैंने उस दिन के बाद फिर से अपना काम शुरू किया, और अब मेरे पास एक अच्छा खासा छोटा मोटा बिजनेस है। शिन चाहता था कि वो गुगू के साथ मिलकर अपने बचपन के सपने को पूरा करे, एक आलीशान घर में रहने का, और इसलिए उससे माफी मांगते हुए अपने साथ आने के लिए कहता है। लेकिन गुगू साफ मना कर देता है, क्योंकि यहाँ उसकी फैमिली थी जिन्होंने मुश्किल समय में हमेशा उसका साथ दिया, जो उसे छोड़ के नहीं गए अपने बड़े भाई की तरह। ये सब सुनने के बाद शिन समझ जाता है कि शायद गुगू उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा, पर फिर भी वो गुगू से कहता है कि अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जाने से पहले बुजे के हाथों में वो रिंग दे देता है गुगू को वापस करने के लिए। पर जैसे ही रिन की नजर उस पर पड़ी वो तो बिल्कुल हैरानी हो जाती है, क्योंकि असल में वही रिंग थी जो सालों पहले उसने सब्जी बेचने वाले उस लड़के को दी थी, और समझ जाती है कि गुगू ही वो लड़का है। और अब वो ये जानना चाहती थी कि आखिर गुगू के चेहरे पे वो चोट लगी कैसे, इसलिए बुजे से कह देती है कि मैं खुद उसे रिंग दे दूंगी। उसे ढूंढते ढूंढते रिन बाहर आती है जहाँ वो फिलहाल सो रहा था। वो गुगू के हाथों में रिंग पहनाने की कोशिश करती है, पर अब उसका साइज काफी छोटा पड़ गया था। वो इतनी जबरदस्ती रिंग डालने की कोशिश कर रही थी कि दर्द के मारे जोर जोर चीखते हुए बेचारा उठ जाता है। गुगू पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, और ये कर क्या रही थी मेरे हाथों के साथ। तो रिन उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके माँ बाप उसकी शादी किसी अमीरजादा लड़के से कराने वाले हैं, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ये बात वो गुगू को इसलिए बता रही है क्योंकि वो चाहती थी कि अगर गुगू के दिल में कोई भी उसके लिए फीलिंग्स है तो वो बस बोल दे, जैसे उसने 4 साल पहले उसके मॉम डैड के सामने बोला था। इस पर गुगू कहता है कि यार ऐसा नहीं है, शायद मैंने नशे में बोल दिया होगा, मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने क्या बोला था। जो सुन बेचारी रिन परेशान होकर चली जाती है। इतने में तभी बुजे आकर गुगू को बुलाता है उसका बिल्कुल ही नया मास्क दिखाने के लिए, जो उसने गुगू के लिए ही बनाया था। इसकी खास बात यह थी कि इस मास्क के जरिए गुगू बस एक फूंक मार के ही उसमें से आग निकाल सकता है, उसे अब अपने साथ किसी मशाल को रखने की जरूरत नहीं। इसके बाद अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीने बाद रिन के बर्थडे का दिन आ जाता है, जहाँ खुशी और गुगू दोनों ही उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। इसी बीच मार्केट से गुजरते हुए गुगू गिफ्ट के तौर पर रिन के लिए कुछ फ्लावर्स खरीदने का सोचता है, और वो वही पर्पल कलर का फ्लावर चुनता है जिसके पास रिन उस हादसे के वक्त बैठी थी। इसलिए गुगू को लगा कि शायद उसे पसंद होगा। थोड़ी देर बाद जब वो लोग पहुंचते हैं तो ऑलरेडी काफी सारे लोग पहले से आए हुए थे। इतने सारे आइटम्स रखे हुए थे कि गुगू बेचारा तो पहले ही परेशान हो रखा था कि आखिर मैं पहले कहाँ से खाना शुरू करूँ। साथ ही मास्क की वजह से
आसपास के लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ रिन भी आ गई होती है, जो देखते ही गुगु उसके लिए लाया वही फ्लावर दे देता है। पर रिन के चेहरे पे खुशी आने के बजाय उसे उल्टा उस दिन की वही चीजें याद आने लगती हैं जिसे वो भुलाना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा उदासी हो गई। पर फिर भी वो खुश थी कि गुगु उसके लिए कुछ गिफ्ट लाया। उसके जाते ही अचानक कुछ लड़के आकर गुगु को उसके मास्क हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ डर रहे हैं, और जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे गलती से गुगु पीछे फाउंटेन में गिर जाता है। जो देख रिन आकर उसे एक टॉवल देती है और पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन इसी बीच रिन की मुलाकात उस लड़के से भी हुई जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जिसे देख गुगु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो अपना थोड़ा मूड ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है। और पीछे पीछे रिन भी आ गई होती है। वो अब सीधा बात को बिना घुमाए गुगु से उसके चेहरे की चोट की वजह पूछती है। तो अब गुगु भी फाइनली सच बता ही देता है कि कैसे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके चेहरे पर आ गिरा, उस एक लड़की को बचाने के चक्कर में जो शाम के वक्त कुछ पर्पल फ्लावर्स को बैठ के देख रही थी। तो रिन पूछते है कि तो अब तक तुमने इसे छुपाया क्यों? तुमने तो एक अच्छा काम किया है ना। इसलिए क्योंकि उस लड़की के हाथों पर उस हादसे की वजह से एक छोटी सी खरोच लग गई थी, जिससे शायद वो आज भी काफी परेशान है। इसलिए मुझे लगता था कि शायद एक साथ जानने के बाद कहीं वो मुझसे नफरत न करने लगे। और तब जाके इस बैल बुद्धि रिन को समझ में आता है कि उसे बचाने के चक्कर में ही गुगु की यह हालत हुई है। पर फिलहाल वो ये जान के बहुत खुश थी कि वो गुगु ही था जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है, और खुशी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी कि अचानक बीच से जमीन टूट जाती है। गुगु जल्दी से रिन को पीछे धकेलते हुए खुद ही नदी में गिर जाता है। तो इस तरफ गॉड खुशी के पास आकर उसे वार्न करता है कि नौकर्स वापस आ चुके हैं। नौकर्स इस बार जमीन के नीचे से हमला कर रहे थे, जिस वजह से पूरा महल ढहने लगा था। खुशी जल्दी से सभी लोग को बाहर निकलने के लिए कहता है और ओनिगुमा का रूप लेकर दीवारों को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। उधर गुगु ने गिरते वक्त नौकर्स के टेंटिकल्स को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो भी लटका होता है। और तभी पार्टी में आए कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। गुगु भी समझ गया था कि जरूर ये नौकर्स ही हैं, और जल्दी से खुशी की मदद के लिए जाता है, जहाँ इस वक्त महल के अंदर रिन के मॉम डैड फंसे हुए थे। जो देख गुगु पूरी बिल्डिंग गिरने से पहले जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लेता है। खुशी को ढूंढते ढूंढते जब गुगु दोबारा से अंदर गया तो देखता है कि खुशी अपने 4 साल पहले वाली बॉडी में वापस आ चुका है, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपना फॉर्म चेंज किया। इसलिए खुशी अपने पहले वाले रूप में ही वापस आ चुका है। साथ ही साथ नौकर्स ने उससे ओनिगुमा का रूप भी छीन लिया था, और तो और इस बार उनका पूरा शरीर पत्थरों से बना था। मतलब गुगु की आग किसी काम की नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। पर इसी बीच गुगु ये भी समझ गया था कि बाहर से भले ये कितना भी सख्त हो, अंदर से कमजोरी होगा। उन्हें बस अब किसी तरह बाहर के पत्थरों को तोड़ना था, जिसके लिए गुगु और खुशी दोनों ही उसके ऊपर चढ़ के दरार ढूंढने की कोशिश करते हैं। खुशी तो कुछ भालों से मार मार के उसके अंदर एक छोटा सा होल बना देता है, पर इसके अंदर जाना तो मुमकिन नहीं था। इसलिए गुगु उस होल के अंदर अपनी आग फेंक कर कोर को बाहर निकाल देता है। पर इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ पाते, वो दोबारा से एक दीवार के अंदर चला गया, और यहाँ गुगु की आग से उस पत्थरों से बनी ओनिगुमा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो देख वो लोग अब थोड़ा खुश होते ही हैं कि इसी बीच वो नौकर अपना रूप बदलते हुए खुशी को एक झटके में ही मार डालता है। उसने खुशी से मार्च और ओनिगुमा दोनों का ही रूप छीन लिया था, और जैसे आप गुगु पर हमला करने के लिए जाता है, रिन पीछे से आकर उसे बचा लेती है, और दोनों अब जल्दी से बिल्डिंग के गिरने से पहले बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वो पूरा महल 1 सेकंड में ही उनके ऊपर ढह जाता है। दूसरी तरफ खुशी के पास अब भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म बची थी, जिनसे वो किसी तरह नौकर से लड़ रहा होता है। पर इसी बीच एकदम से उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा, क्योंकि इधर रिन को बचाने के लिए गुगु ने खुद को एक शील्ड की तरह बना लिया था, जिसकी वजह से सारे पत्थर और दीवारें उसके शरीर पर गिर रही होती है, और खुशी दूर से ही उसके दर्द को महसूस कर सकता था। भले ही गुगु की बॉडी से काफी सारा खून बहना शुरू हो गया था, पर रिन को बचाने के लिए वो अभी वहीं टिका रहा। रिन कहती है कि बस अब तुम्हें और बोझ उठाने की जरूरत नहीं, अब तुम आराम कर सकते हो। और इसी के साथ फाइनली रिन भी अपने प्यार का इजहार कर ही देती है। लेकिन तभी इधर खुशी को एकदम से कुछ बहुत दर्दनाक फील होता है, और अगले ही पल उसकी बॉडी ने गुगु का रूप ले लिया होता है। खुशी खुद को संभाल पाता कितने में वो नौकर ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे वो आग से जलाने की कोशिश तो करता है, पर कोई फायदा नहीं, और सीधा जाके पानी में गिरता है। साथ ही पीछे पीछे वो नौकर भी कूद गया था, लेकिन पानी में गिरते ही उसकी पत्थरों से बनी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके अंदर का कोर, जो असल में नौकर का असली रूप था, पानी में तेजी से तैरते हुए भाग जाता है। गॉड आकर खुशी को बताते हैं कि अगर तुमने उसे अभी छोड़ दिया तो अगली बार वो और ज्यादा ताकतवर बन के आएगा, तुम्हें उसे मारना ही होगा। पर फिलहाल यार खुशी के लिए इससे ज्यादा जरूरी था गुगु के पास जाना, और ऊपर आकर वो देखता है कि रिन बच गई थी, लेकिन गुगु नहीं। उसका बड़ा भाई शिंजो भी देखता है तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर उसकी बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। शाम होने पर जब वो सब लोग वापस घर लौट रहे होते हैं तो गुगु की सोल पीछे से उन्हें देख रही होती है, पर उसकी मौत की खबर सुनकर प्योरान और बूजे अपने आंसू रोक नहीं पाते। कुछ दिन बाद अब खुशी भी फैसला कर लेता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि नौकर्स दोबारा उसके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए वो यहाँ रहकर और लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो इस तरफ रिन को भी होश आ गया था, और गुगु को याद करते हुए जल्दी से बूजे के घर की तरफ जाने लगती है। जो देख खुशी बहुत डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो रिन को गुगु के बारे में क्या बोलेगा। अगर उसे गुगु के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह टूट जाएगी।
इसलिए अब फुशी रिन के आने से पहले ही गो का रूप ले लेता है, जो देख रिन बहुत खुश होती है। शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे माफ कर देना, मुझे देर हो गई। वैसे ये फुशी कहाँ है? दरअसल बात यह है कि नौकर से लड़ते वक्त उसकी मौत हो गई, माफ करना। और फुशी रिन को गो की कब्र के पास ले जाता है, ये बताते हुए कि ये फुशी की कब्र है, जो देख रिन बहुत रोती है, क्योंकि फुशी उसके लिए एक अच्छे दोस्त की तरह था। और अब इससे पहले कि रिन उसके बारे में सच जान जाए, प्योरान और बूजे फुशी को जाने के लिए कहते हैं। रिन के पूछने पर वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं बस मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए। तो वो पूछती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ फ्लावर्स देखने जाना चाहती हूँ, अगर तुम जल्दी आ जाओ तो हम शाम में चल सकते हैं। जिसके लिए फुशी हाँ कर देता है। रिन उसे अपनी रिंग वापस दे रही होती है, पर वो मना कर देता है, क्योंकि कम से कम इस रिंग के जरिए रिन हमेशा गो को याद रख पाएगी। प्योरान और बुजे फुशी को रास्ते के लिए कुछ खाना देकर उसे अलविदा कह देते हैं, और फुशी एक तरह से रिन को एक झूठा वादा करके चला जाता है कि वो जल्दी वापस आएगा। उसी रात रिन के फादर उसे घर चलने को बुलाने आते हैं, जहाँ वो घास पर लेटी हुई थी। अपने फादर के पूछने पर वो कहते हैं कि मैंने सोच लिया, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं पहले से ही किसी और को चाहती हूँ, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और यहाँ पता लगता है कि असल में रिन पहले से ही सच्चाई जानती है कि उस हादसे में गुगु मर चुका था, और जो उसके सामने था वो फुशी ही था। पर फिलहाल वो इस बात से खुश थी कि कम से कम गुगु हमेशा के लिए फुशी के साथ रहेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फुशी को दिखाया जाता है, जो कि जंगलों में काफी दिनों से सफर कर रहा था, और अचानक ही एक दिन रुककर मिस्टर ब्लैक कह के किसी को पुकारता है, और तभी उसका क्रिएटर यानी गॉड खुद सामने आ जाता है, जो इस बात से हैरान था कि पहली बार फुशी ने उसे खुद सामने आने के लिए बोला। फुशी पहली बार उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मुझे बनाया है क्यों? जिस पर गॉड बताते हैं कि तुम्हें बनाया गया ताकि तुम इस दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा करो और इसकी रक्षा करो, लेकिन जितनी तेजी से तुम सीखोगे उतनी तेजी से नौकर्स भी। जो सुन फुशी तुरंत ही उस फल का रूप ले लेता है जिसे वो खाया करता था। उसे लग रहा था कि अगर वो हमेशा के लिए ऐसा बन जाए तो नौकर्स उसका पीछा छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं था। जब तक फुशी जिंदा है नौकर्स कभी नहीं रुकने वाले, और अगर फुशी इसी तरह उनसे हारता रहा तो एक दिन वापस अपनी और वाली फॉर्म में चला जाएगा, जैसा गॉड ने उसे बनाया था। जो सुन वो गुस्से में पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम उनसे खुद ही क्यों नहीं लड़ लेते? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो खुद ही जाके उन्हें खत्म क्यों नहीं करते? पर गॉड साफ मना कर देता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जिस दिन तुम उन्हें अपने दम पे हरा दोगे उस दिन तुम मेरी जगह लोगे। उनकी बातों के बीच कहीं से फुशी को कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आती है, और जैसे ही वो तेजी से उस डायरेक्शन में जाता है तो सामने और कोई नहीं बल्कि प्योरान थी, जो असल में शुरुआत से ही फुशी का पीछा करते आ रही थी, क्योंकि वो फुशी के साथ ही रहकर उसकी मदद करना चाहती थी। इसलिए वो बूजे और रिन को अलविदा कहकर यहाँ चली आई, पर फुशी इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं, आप मेरे पीछे नहीं आ सकते। मैं नहीं चाहता कि गो के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हो। फुशी बेचारा बहुत कोशिश तो करता है उसे जबरदस्ती वापस भेजने की, पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो अब वो बेचारा भी क्या ही करता, आखिर में हार मान ही जाता है। पर इसके बावजूद रास्ते में वो हर वक्त प्योरान को इग्नोर करने की कोशिश करता रहा ताकि वो वापस चली जाए, पर दूसरी तरफ वो लगातार खुशी से बार बार बात करने की कोशिश करती है, चाहे वो कितना भी इग्नोर कर ले। और ऐसे ही आपस में नोकझोंक करते करते कई दिनों के सफर के बाद दोनों एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ प्योरान कुछ लजीज खाना चाहती थी, तो एक ढाबे पे जाकर खाना शुरू भी कर देती है। उसने इतना सारा खाना ऑर्डर कर लिया होता है कि फुशी भी हैरान था, और उसे जल्दी खाने को कहता है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रुक सकती। पर प्योरान तो बेचारी जैसे जन्म जन्मों की भूखी थी, जो देख फुशी अब टाउन के बाहर आकर उसके आने का इंतजार करने लगता है, और एक बार फिर से गॉड को बुलाकर नौकर्स के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो बस तुमसे अभी 6 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत तेजी से अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में प्योरान भी पहुंच गई, और फुशी को इस तरह खुद से बातें करते हुए देख हैरान थी। इसलिए रात होने पर फुशी बिना कुछ छुपाए अपने क्रिएटर और नौकर्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो सब कैसे उसके पीछे पड़े हैं, और अब उसकी जिम्मेदारी है उन्हें खत्म करके दुनिया को आने वाले खतरों से बचाना। अगली सुबह रास्ते में प्योरान को कुछ फल दिखते हैं, जिसे वो फुशी को तोड़ने के लिए कहती है। वो अपने नॉर्मल रूप में चढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर चढ़ नहीं पाता, तो प्योरान उसे मार्च का रूप लेने के लिए कहती है ताकि वो पेड़ पर चढ़ सके। पर असल में तो बात ये थी कि पिछली लड़ाई के दौरान नौकर ने फुशी से मार्च की सारी यादें और रूप छीन लिया था, जिस वजह से फुशी को अब मार्च के बारे में कुछ भी नहीं याद कि आखिर वो कौन थी। वो अब ये सोचकर काफी डर जाता है कि कहीं वो इस तरह बाकी सबको भी ना भूल जाए जिन सबसे अब तक वो मिला है। फुशी अब खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था ताकि ये सब होने से रोक सके, और इसी बीच सफर करते हुए इन कुछ दिनों में फुशी कुछ नए नए चीजों को अपने हाथों से बनाना सीख जाता है, जिन सब चीजों की शायद उसे होने वाली लड़ाई में जरूरत पड़े। तभी प्योरान को एक आइडिया आता है। वो फुशी को एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताती है जहाँ पर कई सारे एनिमल्स मौजूद हैं जो शायद फुशी के काम आ सकते हैं। पास ही में मौजूद एक शिप के जरिए वो लोग आराम से वहाँ जा सकते थे, लेकिन अगले दिन जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचकर शिप पर चढ़ने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की आकर बड़े ही प्यार से उन्हें कुछ बहाना देकर एक दूसरे शिप में भेज देती है। जहाँ जैसे अब वो लोग अंदर पहुंचते हैं, कुछ लोग आकर फुशी और प्योरान दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ ऑलरेडी कई सारे लोग कैद में थे। उस लड़की ने जानबूझकर उन्हें इस शिप में भेजा था। फुशी को बंद करते ही उसके साथ साथ बाकी लोग के हाथों पर गरम गरम लोहे से एक अजीब सा निशान बना दिया गया था, और कुछ देर बाद उन सबको जलंदा नाम के एक अनजान आइलैंड पर लाया जाता है, जहाँ वो लड़की जो फुशी को यहाँ लेकर आई थी उसे अपने साथ लेकर कहीं जाने लगती है। इस लड़की का नाम था तोनारी, और फुशी जब उससे प्योरान के बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है कि नहीं, वो किसी दूसरे ग्रुप वालों के पास है। जो सुनते ही फुशी बिना टाइम वेस्ट किए प्योरान को छुड़ाने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसकी खुशबू का पीछा करते करते वो एक बड़ी सी दीवार के पास आ पहुंचा, जिसके ऊपर बने एक जेल के अंदर वो कैद थी। फुशी ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश तो करता है, पर हल्का सा बैलेंस बिगड़ते ही
सीधा नीचे आकर गिरता है और उसकी बॉडी को इस तरह वापस से रिजनरेट होते हुए तोनारी और उसके कुछ दोस्त देख लेते हैं। वो लोग सदमे में ही थे कि फुशी उनसे तीर मांगकर सामने दिख रहे उस बर्ड को मारने की कोशिश करता है ताकि उसका रूप लेकर पुरान के पास जा सके। जो देख तोनारी की एक फ्रेंड मिया उसे झड़के देती है जो कि उनका पेट है। फुशी के पूछने पर तोनारी बताती है कि पुरान तक पहुंचना आसान नहीं होगा क्योंकि इस आइलैंड पर उन कैदियों को रखा जाता है जो आम जेलों में नहीं रह सकते और जिनका क्राइम काफी ज्यादा है। यहाँ एक बार जो आ गया कभी वापस नहीं जा सकता। जो सुन फुशी को बहुत गुस्सा आता है कि अगर ऐसा ही है तो आखिर लड़कियों ने यहाँ पर लाई ही क्यों। तो कहते हैं चिंता मत करो, यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। इस आइलैंड पर हर साल जिंदगी और मौत का एक कंपटीशन होता है जिसमें सैकड़ों की तादाद में कैदी हिस्सा लेते हैं और जीतने वाले को इस आइलैंड का किंग बना दिया जाता है और तब वो चाहे तो किसी भी कैदी को आजाद भी कर सकता है। और क्योंकि तोनारी और उसके दोस्तों को भी इस आइलैंड से बाहर निकलना था तो वो लोग फुशी के साथ हाथ मिला लेते हैं ताकि फुशी ये कंपटीशन जीतकर अपने साथ साथ उन्हें भी ले जाए। लेकिन अगले दिन जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो फुशी को आसपास का माहौल देखकर काफी अजीब सा लग रहा था। इस गेम का रूल बस इतना था कि आखिर तक जिंदा बचे रहो। 4 ग्रुप्स को बारी बारी बैटल फील्ड में उतारा जाएगा और जो आखिर तक टिका रहा वही जीतेगा। और बस मैच के स्टार्ट होते ही सब पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं जिससे फुशी आगे नहीं जा पाता। वो पहली बार इंसानों को इस तरह लड़ते हुए देख रहा था। मैदान में उतरते ही ये लोग तो जैसे जानवरों से ही बदतर हो चुके थे। फुशी चाहता तो नहीं था पर पुरान को बचाने के लिए उसे ही लड़ना ही पड़ेगा। कुछ मिनट्स बाद फुशी देखता है कि हर जगह बस लाशें ही लाशें पड़ी थी और बस एक आदमी सबको मारकर जिंदा बचा था। फुशी ना चाहते हुए भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो देखो बंदा उसे कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जो डायरेक्ट जाके फुशी के सर पे लगा। उसे पूरी तरह जान से मारने के लिए वो आदमी एक के बाद एक तलवार और चाकू उसके शरीर में डालता रहा पर इतना खून बहने के बावजूद फुशी बस चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। जो देखो उस आदमी की बुरी तरह फट जाती है कि आखिर अब तक जिंदा कैसे है और घबराहट से उसे एक ऐसा हार्ट अटैक आया कि वो वहीं मर गया। और फुशी बिना कुछ किए इस कंपटीशन का पहला राउंड जीत चुका था। उसकी इमॉर्टल एबिलिटी को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये लड़का है क्या। फुशी उदास होकर चुपचाप वहां से जाने ही लगता है कि तभी तोनारी आकर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए उसे अपने सभी दोस्तों से मिलाती है। तोनारी समझ गई थी कि फुशी की इमॉर्टल एबिलिटी को देखने के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं, इसलिए अब वो एक एक करके सबको फुशी से मिलवाती और उसके बदले में पैसे लेती और इस तरह उसने सबको ये भी विश्वास दिला दिया था कि उनका अगला किंग फुशी ही बनेगा। कुछ देर बाद वो सभी फुशी को उस आइलैंड की हर जगह दिखाते हैं जहाँ सारे कैदी आम जिंदगियां जी रहे थे। इसी बीच अचानक फुशी की नजर कुछ लाशों पर जाती है जो रस्सियों से लटके हुए थे। जो देखो बहुत ही हैरान होता है तो तोनारी बताती है कि असल में ये लोग चोर थे। इस आइलैंड पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी ने इस आइलैंड से भागने की कोशिश भी की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। यही वजह है कि तोनारी और उसके दोस्त मजबूरी में अब तक यहाँ रहते आ रहे थे। लेकिन ये सब देखने के बाद फुशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि यहाँ तो कैदी कितने आराम से जी रहे हैं तो आखिर प्यूरान को जेल में बंद क्यों किया गया। तो तोनारी बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि प्यूरान को एक बहुत ही खूंखार किलर माना जाता है क्योंकि उसने यानुमे के 10 लोगों को जहर देकर जान से मार दिया था। तोनारी तो इस बात से हैरान थी कि उसके इतना खतरनाक कैदी होने के बावजूद फुशी को उसकी इतनी परवाह क्यों है। ऐसा क्या रिश्ता है दोनों के बीच। साथ ही यहाँ वो फुशी को ये भी बताती है कि किसी अनजान आदमी ने उसे उन दोनों को शिप पर चढ़ाने के लिए कहा था पर उसे ये नहीं पता कि वो आदमी था कौन। जो सुनते ही फुशी गुस्से में चला जाता है। वो तोनारी और उसके ग्रुप के साथ और नहीं रहना चाहता था। उसी रात फुशी गॉड को अपने सामने बुलाकर बताता है कि मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता जहाँ लोगों को मारना पड़े। जिस पर गॉड समझाता है कि ऐसा नहीं है, उसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोग पहले से ही अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उस लड़ाई में तुम्हारा उन्हें मारना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं। अब कुछ देर बाद रात में जब फुशी सो रहा होता है तो कोई अनजान औरत उसके गालों को चाट कर चुपचाप चली जाती है और ठीक इसके अगले दिन तोनारी को खबर मिलती है कि कोई औरत इस कंपटीशन में सभी को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही है और ये असल में वही औरत थी जो पिछली रात फुशी के पास आई थी। और क्योंकि ये सेकंड राउंड की विनर भी बन चुकी थी तो शायद इसकी लड़ाई फाइनल्स में फुशी के साथ होगी अगर फुशी अगला मैच जीत पाया तो। लेकिन उसे तो इस बात की कोई पड़ी नहीं होती है। वो तो इधर अब भी उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश में लगा था जहाँ प्यूरान कैद है पर कई सारे कोशिशों के बावजूद बार बार गिर ही जाता है और तभी वो जमीन के अंदर से जाने की सोचता है पर वो जब गड्ढा कर ही रहा होता है तो गलती से उसने जमीन के अंदर रहने वाले एक चूहे को मार दिया होता है। जो देख फुशी को काफी बुरा लगा क्योंकि उसने एक मासूम जानवर की जान ले ली थी और अगले ही पल उसका ही रूप ले लेता है जिससे वो आसानी से किसी भी जगह पर होल करके जा सकता था। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता अचानक एक पंछी आकर उसे उड़ा ले जाता है जो कि तोनारी का पेट था और फुशी को सीधा उसके पास लाके छोड़ता है। फुशी की अगली फाइट का वक्त भी हो चुका था पर जैसे ही ग्राउंड में एंटर करता है तो पिछली बार की तरह ही चुपचाप एक जगह पे खड़ा होकर अपने दुश्मन को खुद को मारने देता है क्योंकि वो उसकी जान नहीं लेना चाहता। इसलिए फुशी वुल्फ और गो का रूप लेकर उसे डराने की कोशिश करता है ताकि वो खुद हार मान जाए पर वो आदमी उल्टा उसे और ज्यादा चैलेंज करने लगा। फुशी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या कि इतने में उसे पेरोना की एक झलक दिखती है और अगले ही पल पेरोना का रूप ले लेता है जिसका मतलब था कि अब वो मर चुकी है। फुशी अपनी इस बॉडी की फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए उस आदमी को हरा देता है। मैच खत्म होने के बाद फुशी बाहर आकर नदी में खुद को देखता है और समझ जाता है कि पेरोना अब सच में मर चुकी है। फुशी को वो सारे दिन याद आने लगते हैं जब पेरोना ने उसकी हेल्प की थी। उसी शाम
तोनारी फुशी को बुलाकर अपने साथ लेकर आती है, जहाँ वो सब उसकी जीतने की खुशी में पार्टी करने वाले थे। पर फिलहाल फुशी पेरोना की मौत से इतना दुखी था कि उन्हें मना करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तोनारी मनाने की कोशिश तो करती है, पर फुशी को उसके ऊपर अभी काफी गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से ही प्यूरान कैद में है। तोनारी कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, हम लोग भी बस तुम्हारी तरह इस आइलैंड से निकलना चाहते हैं। वो फुशी से वादा करती है कि अगर वो ये कंपटीशन ना भी जीता तो भी वो लोग उसकी हेल्प करेंगे उसे यहाँ से बाहर निकालने में। जिसके बाद अब रात होने पर फुशी वापस से उस मोल का रूप लेकर गड्ढा करते हुए प्यूरान की जेल के पास पहुंच जाता है और बाहर से ही प्यूरान को आवाज लगाते हुए पेरोना की मौत के बारे में बताता है। जो दिन प्यूरान बहुत खुश होती है कि फुशी उसके पास आया, पर ये जान के उसे भी काफी बुरा लग रहा था कि पेरोना अब नहीं रही। फुशी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आपको निकाल लूंगा यहाँ से। पर प्यूरान मना कर देती है कि तुम मेरे चक्कर में यहाँ मत रुको, तुम्हें मेरे बिना निकलना होगा। लेकिन भाई अपने फुशी के लिए प्यूरान एक फैमिली की मेंबर जैसी थी, तो वो उसे छोड़ के तो नहीं जाने वाला। अगले दिन अब कंपटीशन का थर्ड राउंड शुरू होता है और फुशी इसे जल्दी से खत्म करने के लिए पेरोना का रूप लेकर पिछली बार की तरह ही लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार नैंडो नाम का उसका अपोनेंट हार मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। अपनी सारी कोशिशें करने के बाद फुशी उसे चुपचाप सरेंडर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहता। पर वहीं ऑडियंस में बैठे लोग तो बस उसका कत्लेआम देखना चाहते थे, उन्हें किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फुशी नांडो को जरा भी चोट नहीं पहुंचा रहा होता, जो देख वो लोग गुस्से में उस पर तीर से हमला करने लगते हैं जान से मारने के लिए। लेकिन तभी फुशी सामने आकर सारे तीरों के टुकड़े कर देता है, जो देख वो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि आज तक इस कंपटीशन में किसी ने भी किसी की जान नहीं बचाई। फुशी का ध्यान सामने ही होता है कि इतने में एक तीर पीछे से आकर अचानक उसके पीठ पर लग गया और नैंडो नीचे गिर जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। वो ये मैच जीत तो गया था, पर अंदर से उसे कोई भी खुशी नहीं थी। मैच के बाद जब फुशी बाहर आकर नैंडो को देखता है तो वो भी जिंदा था, जो देख उसे फिलहाल थोड़ी तसल्ली मिलती है। नैंडो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो फुशी कहता है कि बस इसलिए क्योंकि मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो नैंडो शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि कैसे वो अपने छोटे भाई के साथ इस आइलैंड पर आया था, और बताता है कि कैसे उसे और उसके छोटे भाई को इस आइलैंड पर लाया गया था और अब वो लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं। फुशी कहता है कोई बात नहीं, इस कंपटीशन को जीतकर मैं तुम दोनों को भी आजाद कर दूंगा। भी सामने से कुछ लोगों को आता देख फुशी जल्दी से अपना रूप बदल लेता है। दरअसल ये लोग बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि कंपटीशन खत्म होने वाला है, पर फुशी ने अब तक किसी को जान से नहीं मारा और बिना कुछ किए बस आगे बढ़ता जा रहा है। फुशी समझाने की कोशिश तो करता है कि इस गेम में किसी की जान लेना जरूरी नहीं, पर वो लोग सुनने वाले कहाँ थे। उन लोगों की बातचीत के बीच ही अचानक से कहीं से भूकंप आना शुरू हो गया और जमीन से एक नुकीली चीज बाहर निकलकर फुशी को बीच से चीर डालती है। ये और कोई नहीं बल्कि नौकर्स थे, जो अब वापस आ चुके हैं। अपने सामने उसे ओनिगुमा के रूप में देख फुशी तोनारी और उसके दोस्तों को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि नौकर्स उसके पीछे थे। इसलिए वो अब उसे सभी लोगों से दूर रखते हुए एक वीरान सी जगह पे ले आता है, ताकि किसी इंसान को चोट न पहुंचे। फुशी जल्दी से छोटे से मोल का रूप लेकर उसकी बॉडी में घुसते हुए कोर को खत्म करने की कोशिश तो करता है, पर इसी बीच वो नौकर उसे बड़े आराम से बाहर निकाल के फेंक देता है। इतने में तोनारी और उसके बाकी साथी भी फुशी की हेल्प के लिए पहुंच गए होते हैं। साथ ही साथ आइलैंड के बाकी लोग कुछ रस्सियों की हेल्प से उसे एक जगह पे पकड़ के रखते हैं, और क्योंकि इस नौकर की बॉडी पत्थरों से बनी थी, वो लोग कुछ तीरों का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हैं जिन पे बॉम्ब लगे थे। साथ ही फुशी भी पेरोना के स्किल का यूज करते हुए सीधा उन पत्थरों की दरारों पर हमला करता है, और तीर खत्म हो जाने पर वो खुद दोबारा उन तीरों को वापस बना देता है। ऐसे ही कई घंटों तक इसी तरह हमले करते रहने के बाद फाइनली उन सब ने मिलकर उस नौकर को मार ही दिया, जिससे फुशी को भी अब मार्च और ओनिगुमा का रूप वापस मिल जाता है। वो समझ गया था कि तोनारी और बाकी सभी लोग की हेल्प के बिना वो नौकर को कभी भी हरा नहीं पाता, इसलिए सभी को थैंक्स कहता है और रात होने पर उनके साथ ही बैठकर डिनर कर रहा होता है। तोनारी फुशी के बारे में हर चीज जानना चाहती थी, तो वो भी अब उन्हें बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता देता है, नौकर्स और अपने क्रिएटर के बारे में। मिया जब फुशी से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि फिलहाल तो मेरा बस मकसद है इन नौकर्स को खत्म करना, लेकिन वही तोनारी और उसके दोस्तों का सपना था इस आइलैंड से बाहर निकलकर अपना पसंदीदा काम करना। जैसे मिया चाहती थी कि वो एक मॉडल बने, उरोए बस ढेर सारा टेस्टी खाना खाना चाहता था। वहीं सैंडल का सपना था एक डॉक्टर बनना, और उपा चाहती थी कि वो बाहर निकलकर खुद की एक शॉप खोले। सबके बारे में जानने के बाद फुशी जब तोनारी से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, तो बताने से काफी हिचकिचा रही होती है, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब बेहोश पड़े होते हैं, क्योंकि फुशी ने गलती से उन्हें वो चीजें खिला दी थी जो उसे बेहोश करने के लिए हयासे ने खिलाई थी। तोनारी जब नींद में होती है तो फुशी उसकी डायरी चेक करता है, जिसे देखने के बाद फुशी को समझ में आता है कि तोनारी का सपना है बस अपने दोस्तों को खुश देखना, जिनके लिए वो ये सब कर रही है, और ये सब देखकर चुपचाप वहाँ चला जाता है। अब तभी तोनारी के पास का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही उसे लिखने का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा से एक राइटर बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसके लिए सब कुछ बदल गया जब उसने अपने ही घर में अपनी माँ की लाश देखी और उसके फादर पर अपनी वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगा था। लेकिन तोनारी को यकीन था कि उसके फादर ऐसा कभी नहीं कर सकते, और जब उन्हें कैदी बनाकर इस आइलैंड पे लाया जाने वाला था, तो तोनारी के पास भी अपने फादर के साथ आने के अलावा और कोई
कोई रास्ता नहीं था और आइलैंड पे आने के बाद उसने एक ऐसा मंजर देखा जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। सारे के सारे कैदी बस इसी आइलैंड पे आके बसे हुए थे और तो और यहाँ के लोग इंसानों को मरते हुए देखकर खुश होते थे। उसके फादर के पास इस आइलैंड से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, जो था उस कंपटीशन को जीत कर यहाँ का किंग बन के बाहर निकलना। अब तो नारी ऐसा चाहती तो नहीं थी, पर उन दोनों के लिए एक साथ बाहर निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और कंपटीशन वाले दिन जब उसका फादर सबसे लड़ने में लगा होता है तो नारी बस प्रे करने में लगी थी कि काश मेरे पापा ही जीते, काश काश वही जीते। पर जब लड़ाई खत्म होने के बाद उसकी आंखें खुली तो उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद वो कभी देखना नहीं चाहती थी। उसका फादर सारे इंसानों को बेरहमी से मारकर खुद आखिर तक खड़ा रहा और इस कंपटीशन को जीत गया। तो नारी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, इसलिए खुद को तसल्ली देने के लिए वो बस ऐसा मान लेती है कि जो इंसान जीता वो उसका फादर था ही नहीं, वो अब उसके लिए मर चुका है। और इसी पल के बाद से तो नारी को ये भी यकीन हो गया कि जरूर उसकी माँ को भी उसके फादर नहीं मारा होगा। और जब वो दोनों इस आइलैंड से निकलने वाले थे तो कुछ लोग जो उसके फादर से नफरत करते थे उसे जहर दे के मार देते हैं, जो तो नारी अपनी आंखों से देखती है। उसके फादर ने मरने से पहले बोर्ड पर एक डायरी छोड़ी थी जिसमें वो चाहते थे कि तोनारी अपने सारे खुशी के पल लिखे। वो लोग उसे मारकर समुद्र में फेंक देते हैं, पर इसके बावजूद तोनारी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तोनारी के लिए वो बहुत पहले ही मर चुका था। लेकिन उस दिन के बाद से वो हमेशा उस डायरी को अपने साथ रखती और अपने सारे अच्छे बुरे पलों को उस पे लिखती। साथ ही साथ इसी बीच उसने कुछ नए नए दोस्त भी बनाए थे और जब वो लोग 9 साल के थे तब से ही इस आइलैंड से बाहर निकलने की प्लानिंग करते आ रहे थे। और वक्त बीतने के साथ 13 साल की उम्र में तोनारी उस ग्रुप का हिस्सा बन गई जो कैदियों को इस आइलैंड पे लाते हैं। और इसी बीच एक आदमी ने उसे फुशी और पुराण को शिप पर चढ़ाने के लिए कहा था, ये बताते हुए कि एक वही लड़का है जो इस आइलैंड का किंग बन के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और बस इसीलिए तोनारी फुशी को यहाँ तक लाई। सीना प्रेजेंट में आता है जहाँ फुशी को उसका मार्च का रूप वापस मिल गया था। तो अब प्योरान के पास पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी और बड़े ही आसानी से दीवारों पर चढ़ के पहुंच जाता है। प्योरान को देखते ही वो बहुत खुश होकर गले लगा लेता है और वादा करते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी इस कॉम्पिटिशन को जीतकर आपको और अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। प्योरान से मिलने के बाद जब फुशी अपनी फाइनल राउंड के लिए एरिना में एंटर करता है तो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके सामने और कोई नहीं बल्कि हयासे खड़ी थी। हयासे ही वो थी जो अब तक सभी लोगों को बेरहमी से मारते हुए यहाँ तक पहुंची।